सब जानते हैं कि साइबर स्पेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये हम सबकी जिंदगी का एक बहुत एसेंशियल हिस्सा बन चुका है और इसमें कई सारे नुआंसेस हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कई सारी कंफ्यूजन्स हैं। इन सबको डील करने के लिए हमको एक एक्सपर्ट की जरूरत है। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। इनको हम फादर ऑफ इंडियन साइबर लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइबर लॉ के बारे में तब बात कर रहे थे इंडिया में जब किसी को साइबर के बारे में कुछ खास पता नहीं था। 30 इयर्स पहले की बात कर रहा हूं मैं। और ना सिर्फ इंडिया, आज की डेट में इनको एक ग्लोबल अथॉरिटी माना जाता है। एक ग्लोबल साइबर लॉ एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने करीब 200 किताबें लिखी हैं सब्जेक्ट पे और ये बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू यू गाइस डॉक्टर पवन दुग्गल। वेलकम सर, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। एंड मतलब ये एक इनिशिएटिव का पार्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कहूँगा ये थोड़ा मेरा एक सेल्फिश मोटिव भी है, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी मास्टर क्लास हो जाएगी इस फील्ड से होके भी। ठीक है, कुछ चीज़ें पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके जैसे एक्सपर्ट्स अगर होंगे तो जानने में वो इंटरेस्टिंग भी रहेगा जी। तो सर, आज का टॉपिक आईटी एक्ट है और मतलब ये मैं जनता को भी बताना चाहूँगा कि जो मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, वो सवाल आम जनता से रिलेटेड है। मतलब जो हमारी आम जिंदगी में हमें कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई डाउट्स होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, वो सारे आईटी एक्ट में कहाँ उसके राज छुपे हैं, क्या आंसर्स हैं। पहली बात तो वो, दूसरी बात कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों को पता होनी चाहिए। ऐसी कई सारी चीज़ें साइबर स्पेस में हैं कि लोगों को नहीं पता, उनके आसपास हो रही हैं पर उनको पता होनी चाहिए। तो ये सब के साथ हम मिलके आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और ये कॉन्वर्सेशन रहेगी। तो सर, आज का टॉपिक है आईटी एक्ट। अब आईटी एक्ट, सर पहली बात तो क्या है आईटी एक्ट? एंड एक मैंने आपके 2-3 इंटरव्यूज देखे जहाँ पे आपने कहा है कि मदर लेजिस्लेशन है, तो इतनी इंपॉर्टेंस आईटी एक्ट की क्यों है? साक्षर, आज इस लॉ को हम फॉर ग्रांटेड मानते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि लॉ जब बना था तब शायद किसी को नहीं मालूम था कि लॉ क्या स्वरूप लेने वाला है। 25 साल 25 साल पहले, सन 2000 में, उस जमाने में .com बूम आया हुआ था। तो बहुत होड़ थी राष्ट्रों में कि कोई ना कोई ऐसा लॉ लेकर आए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को लीगल रिकॉग्निशन प्रदान करे, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को एक कानूनी मान्यता प्रदान करे। तो हम लोगों ने लॉ बना लिया और उस लॉ को हमने केवल एक बार संशोधित अमेंड किया 2008 में, मुंबई आक्रमण के बाद, 26/11 अटैक्स के बाद। और उसके तत्पश्चात हम उसको अमेंड नहीं कर पाए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट का अडॉप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो आज ये लॉ भारत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कानून बन गया है। अगर मैं आज आंखें बंद करूं और भारत के 3 सबसे इंपॉर्टेंट लॉज की गणना करूं, तो उसमें ये कानून, भारत का आईटी एक्ट, आता है। क्यों? क्योंकि आज अगर भारतवर्ष में आप किसी भी 7 रॉ मटेरियल्स में से एक का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आप कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एवं डेटा और इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उस कानून के दायरे में आ जाते हैं। और आज कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कर लीजिए, सब कुछ आईटी एक्ट के अंदर आ जाता है। तो सर, आपने बोला टॉप 3 है, बाकी 2 लॉज कौन से हैं? बाकी 2 लॉज हैं, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और दूसरा है भारत का पीनल लॉज। पहले भारतीय दंड संहिता थी, आज भारतीय न्याय संहिता है। मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को टॉप पे रखा है, इसको थर्ड पे रखा है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है। मैं इसको हम 3 लेवल पर, अगर मैं ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति की बात करूं, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक त्रिमूर्ति है, पीनल दूसरी त्रिमूर्ति है और आईटी एक्ट तीसरी। अच्छा, तो सेम लेवल है तीनों का। उसका कारण ये है कि हमारा संविधान का एक पर्टिकुलर रोल है, वो रोल प्ले करता है। लेकिन जब हम इसकी बात करें, तो आज इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम में अगर कोई भी कानून आपको पूरी तरीके से कवर करता है, तो वो एक्ट होता है। हाँ, अल्टीमेटली अगर मैं उनमें से भी एक चुनूंगा, तो भारतीय संविधान है। क्यों? क्योंकि संविधान हम लोगों का एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोगों को रास्ता बताता है कि क्या है। लेकिन उसके ही लगभग सिमिलर, उतना ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट भारत का आईटी एक्ट है। और लोग उसको सिर्फ एक आईटी एक्ट मान लेते हैं। लेकिन मैं आज 25 साल हो गए इस कानून में पढ़ते हुए, हर बार जब पढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ नई चीज ढूंढ निकालता हूँ, कुछ नया आयाम, कुछ नया मैनिफेस्टेशन निकाल पाता हूँ। और जैसे जैसे कानून बदल रहा है, कानून को सप्लीमेंट कर रहा है जज मेड लॉ, यानी कि जजमेंट्स आ रहे हैं और जजमेंट के माध्यम से इस कानून के प्रावधानों को इंटरप्रेट किया जा रहा है। साथ ही साथ नई नई टेक्नोलॉजी उत्पन्न हो रही है और जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हमारे सामने चुनौती ये है कि हम आईटी एक्ट के प्रोविजंस को इन नई टेक्नोलॉजी के इकोसिस्टम में किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। और सब तो जैसे जैसे कानून में और परिवर्तन आएगा, आईटी एक्ट को भी बदलना होगा। अब देखिए, भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है,
1 जुलाई 2024 से। उसमें साइबर क्राइम की कवरेज अलग है, लेकिन उस कवरेज को भारत के आईटी एक्ट के साइबर क्राइम की कवरेज के साथ मिलकर हमें बढ़ना होगा। तो ऑल सेड एंड डन, इट्स अ फैंटास्टिक लॉ। मुझे लगता है हर भारतवर्षी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इस्तेमाल करता है उसे भारत का साइबर लॉ, भारत का आईटी एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप महारत होनी चाहिए, पर जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि पुरानी कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इन द आइज ऑफ लॉ। अगर आपने जाने अनजाने में इस कानून के प्रावधानों का वायलेशन कर दिया तो संभावित तौर पर कहीं ना कहीं आप कानून के भंवर में जकड़ जाएंगे। तो इससे पहले कि आप ना जकड़ें, आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, बेटर है इस लॉ के बारे में आप जान लें और अपनी जो डिजिटल एक्टिविटीज है उसको इस लॉ के प्रावधानों के अनुसार लेकर मोल्ड करें। सर, आपने इग्नोरेंस ऑफ लॉ की बात की। अब भारत, इसमें अलग अलग टाइप के लोग हैं, सब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, लगभग काफी सारे लोग, और इसमें जेनजी भी आती है, इसमें हमारे जो हैं सीनियर सिटीजन भी आते हैं, वर्किंग क्लास आती है, अलग अलग लोग हैं। अब लोग सोशल मीडिया पे हैं, लोग डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, तो ये पूरा एक इकोसिस्टम साइबर का है। तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी बेसिक मिस्टेक्स हैं जो हर कोई आजकल कर रहा है और वो आईटी एक्ट में वायलेशन है? आजकल हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जो हम फॉर ग्रांटेड मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आईटी एक्ट में वायलेशन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आज किसी और का यूजर नेम या पासवर्ड इस्तेमाल करके कोई भी नेटवर्क वाईफाई को लॉक करना एक सामान्य बात है। मैं आपके दफ्तर आया हूं, मुझे आपका वाईफाई चाहिए, मैं आपसे यूजर पासवर्ड मांगूंगा। अगर तो आपने मुझे इजाजत दे दी है तो ठीक है, अगर मैंने आपकी इजाजत नहीं ली तो वो वायलेशन हो जाता है। आईटी एक्ट में दंडनीय अपराध है। तो कॉन्सेंट जरूरी है। कॉन्सेंट जरूरी है। कॉन्सेंट ना हुआ तो 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, सेक्शन 66 भारत के आईटी एक्ट। साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जो अश्लील कंटेंट को देखना पसंद करते हैं, 18+ कंटेंट, अडल्ट कंटेंट, मैच्योर कंटेंट। देखिए, अगर आप कंटेंट को देख रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, कानून कहता है आप देखिए, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा। लेकिन अगर आप उसका प्रकाशन करेंगे, पब्लिकेशन करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे या प्रकाशन या ट्रांसमिशन में हेल्प प्रदान करेंगे, तब वो दंडनीय अपराध हो जाएगा। उसमें 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। तो अज्यूमिंग आपको एक अडल्ट जोक आया, आपको अच्छा लगा, आपने अपने फ्रेंड को भेज दिया व्हाट्सएप पे, कहीं और पे, आपने ऑफेंस कर दिया। अब आप पकड़े जाएं या ना पकड़े जाएं वो बात की बात है, लेकिन पकड़े जाएंगे तो सजा की दिशा में आप जा सकते हैं। तो अगर मैं देख रहा हूं तब कुछ नहीं होगा? देखिए, लॉ कहता है कि व्यूइंग ऑफ पोर्नोग्राफी ऑफेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आप अडल्ट हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी पोर्नोग्राफी को, उसी ऑब्ससेनिटी को प्रकाशित करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को डिसेमिनेट करते हैं, सेंड करते हैं, तब वहां पर कानून का आपत्ति है, वहां पर वो इसे एक पीनल ऑफेंस बना देता है सेक्शन 67 आईटी एक्ट में। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस किए हैं जहां पे लोगों ने अनजाने में इस तरह की कंटेंट को प्रकाशित कर दिया, सेंड कर दिया, दोस्त को सेंड किया, पता लगा बाद में दोस्त के साथ दुश्मनी हो गई। उसी दुश्मन ने आपके बरखिलाफ कंप्लेंट दाखिल कर दी और एफआईआर दर्ज कराया कि साहब, इसने देखिए ऑब्सीन इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट मुझे भेजा था, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है, और उसके आधार पर सेक्शन 67 आईटी एक्ट में मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो सर, आप जो ये कह रहे हैं तो नॉर्मल कॉलेज, मतलब कॉलेज में बहुत नॉर्मल है, लोग अपना सेंड करते हैं बिना उसके कुछ। देखिए, नॉर्मल तो सही बात है, वो कहते हैं ना चोरी सारे करते हैं, जो पकड़ा जाए वो चोर कहलाता है। तो आपको ये देखना है कि आप पकड़े ना जाए, कोशिश करें आप कानून की गिरफ्त में ना आए, क्योंकि एक बार आप इस गिरफ्त में आ गए तब मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कई साल लग जाएंगे इस कानून के भंवर से बाहर आने के लिए। आज 2025 है, मैं 2002 का एक साइबर क्राइम का मुकदमा कर रहा हूं। आज करीबन 23 साल हो गए हैं, अभी भी मुकदमा पूरी तरीके से फर्स्ट लेवल पर क्लोज नहीं हुआ है। फर्स्ट लेवल 23 ईयर्स। जी हाँ। तो देखिए, आपका ये एक्सपेक्टेशन कि साइबर क्राइम है, तुरंत हम बटन दबाएंगे, तुरंत मुकदमे का फैसला हो जाएगा, तुरंत कन्विक्शन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा करना है, उसे प्रोड्यूस करना है, उसे प्रूव करना है, और नॉर्मली प्रूव नहीं करना, एक पर्टिकुलर तरीका है। पहले सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट होता था, आज धारा 63(4) है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके तहत आपको साबित करना पड़ेगा, और साबित करने में आपकी नानी याद आ जाती है। तो इसलिए आजकल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रूव करना एक बहुत बड़ी हरक्यूलियन टास्क है, और लोगों को इस बात को मद्देनजर रखना होगा। तो सर, आपकी 200 बुक्स में से कुछ बुक्स हमने वहाँ पीछे भी लगाई हुई हैं, और मैं उसमें से, अब अगेन 25 साल हो गए आईटी एक्ट को ऑलमोस्ट, और उसमें से मैं कुछ चीजें पढ़ रहा था। अब कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं,
कुछ लूपहोल्स होते हैं, बट कुछ कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। तो क्या ऐसे कोई सेक्शंस हैं जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हो? ऐसे कोई सेक्शंस हैं जहाँ पर कंट्रोवर्सी बोल लीजिए, ग्रे जोन बोल लीजिए, जिसका मिसयूज होता है आईटी एक्ट? देखिए, एक सेक्शन है जिसका मैं देखता हूँ कि भरपूर मिसयूज होता है, जो आज भी मौजूद है, वो है सेक्शन 79 आईटी एक्ट। सेक्शन 79 एक ऐसा सेक्शन है जिसमें इंटरमीडियरीज को कुछ स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी प्रदान की। इंटरमीडियरीज? इंटरमीडियरी यानी हर वो व्यक्ति जो किसी और व्यक्ति के बुनियाद पर, उसके बिहाफ पर वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, सेव कर रहा है, सेंड कर रहा है। यानी कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, व्हाट्सएप, हर प्रकार के जो आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप इंटरमीडियरी बन जाते हैं। सो मच सो कि अगर आप कंपनी में हैं और आपके मुलाजिम को आपने कंप्यूटर दे रखा है और इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रखी है, तब भी आप एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं। तो आप एक इंटरमीडियरी बन जाते हैं, बिचौला। आप कानून कहता है कि अगर आप बिचौला हैं तो आप बिचौले का रोल प्ले करिए, आप बहुत ज्यादा कलाकारी ना करिए। तो कानून कहता है कि साहब आप इंटरमीडियरी हैं, अगर आप 4 चीजों का पालन करेंगे तब मैं इन 4 कंडीशंस की फुलफिलमेंट होने के बाद आपको एक स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी दूंगा। मतलब डिफेंस एक तरीके का। मैं आपको, आप आग के दरिया में कूद रहे हैं, मैं आपको एक फायर सूट दे दूंगा और वो फायर सूट का सीधा असर ये होगा कि आग आपको टच नहीं कर पाएगी। तो ये बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 चीजें फुलफिल हो गई जी तो आप सेफ हैं। बिल्कुल सेफ है। और 4 चीजें क्या है? अगर आप इंटरमीडियरी हैं तो पहला, आपको भारत की आईटी एक्ट और रूल्स का पालन करना है। दूसरा, आपको ड्यू डिलिजेंस, सावधानी बरतनी है जब आप अपनी ऑब्लिगेशंस का निर्वाह कर रहे हैं। तीसरा, आप किसी भी ऑफेंस में कंस्पायर या अबेट नहीं कर रहे हैं। चौथा, जब सरकार आपको बोले कि साहब ये कंटेंट को आपने रिमूव करना है, तब आप तुरंत उसको रिमूव करेंगे या डिसेबल एक्सेस करेंगे। अगर इन 4 चीजों का आपने पालन कर दिया, तब कानून आपको एक स्टैट्यूटरी प्रॉमिस देता है। 3 भी नफी, 4 चारों के चारों होने चाहिए, उनमें से एक भी मिसिंग हो गया तो आपको सुरक्षा कवच नहीं मिलेगा। अगर ये चारों कंडीशन आपने फुलफिल कर दिए, कानून आपको एक ऐसा सुरक्षा कवच देता है कि आपको गारंटी देता है कि आपके बरखिलाफ कहीं पर कोई भी मुकदमा हो जाए, आपको कोई नहीं फोर्स कर सकता कि आप 1 रुपया पैसा दीजिए। आपके बरखिलाफ कितने ही भी एफआईआर हो जाए, कितनी भी आपके बरखिलाफ शिकायतें हो जाए, आपको जेल नहीं भेजा जा सकता। तो जब 2 सॉलिटरी प्रॉमिस कानून देता है, आप जेल नहीं जा सकते, आपकी जेब से एक पैसा नहीं निकाला जा सकता। जब ये आपको सेफ्टी नेट मिल जाता है, तब आप निधड़ होकर अपना काम कर सकते हैं। और चाहता ही कानून ये है कि एज एन इंटरमीडियरी आप अपना काम करें और ये गड़बड़ ना करें। हो क्या रहा है, अधिकांश तौर पर इंटरमीडियरीज कह तो रहे हैं कि साहब मेरी को सुरक्षा कवच का अधिकार है, लेकिन वो 4 कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अक्सर कहीं ना कहीं जो यूजर्स होते हैं, अफेक्टेड पर्सन होते हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसके बरखिलाफ किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कंटेंट लिख दिया एक प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा। हमने प्लेटफॉर्म को लिखा कि साहब ये देखिए गलत लिखा हुआ है और ये तथ्यों के अनुसार नहीं है, प्लीज इसको रिमूव करें। प्लेटफॉर्म ने रिमूव नहीं किया, हम लगातार फॉलो करते रहे, नहीं किया। हमने ग्रीवेंस पिटिशन दाखिल करी, उन्होंने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि चलिए हम प्लेटफॉर्म को क्रिमिनली लायबल बनाते हैं। उसके बदलाव हमने फौजदारी मुकदमा किया और एफआईआर दर्ज हुआ। तो ये साबित कर दिखाता है कि देखिए, अगर आप ढीठ होकर कानून का पालन नहीं करेंगे, तब तो आप आग के साथ खेल ही रहे हैं, आपके बरखिलाफ मुकदमा हो सकता है। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं। लेकिन अगर आप ये 4 चीज फुलफिल कर लीजिए तो बिल्कुल बेधड़क आगे जाइए, अपना सारा ट्रांजैक्शन करिए, सारा बिजनेस करिए। और आज तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र बन चुका है, सबसे बड़ी मार्केट प्लेस यहाँ हो गई है। तो अगर आप यहाँ आकर इस सुरक्षा कवच का बेनिफिट ले सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत दुनिया में आपको रोक सकती है आप अपनी इकोनॉमिक फ्रीडम की ओर जाने में। लेकिन अधिकांश तौर पर मैं देखता हूँ कि सर्विस प्रोवाइडर्स कहीं ना कहीं कच्चा खा जाते हैं। वो कहते हैं कि साहब हमें एग्जेम्पशन तो चाहिए और हम कह तो रहे हैं कानून की 4 कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अक्सर फॉलो करते नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सबूत दिखाना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता साहब मैंने 4 कंडीशंस फॉलो कर लिए। आपको कागजों से, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से दिखाना पड़ेगा कि आप कानून का पालन किस तरीके से करते हैं। अधिकांश तौर पर मैं कई बार ये भी देखता हूँ कि बहुत बार आजकल नेगेटिव रिव्यूज आ जाते हैं। हमारे क्लाइंट आए, उनके बरखिलाफ किसी कॉम्पिटेंट ने अनाप शनाप करके नेगेटिव रिव्यूज डाल दिए और झूठे अकाउंटों से गूगल रिव्यूज होते, झूठे अकाउंटों से डाले, फेक नेम से डाले। अब और इस आधार पर डाले जो चीजें कभी मौजूद ही नहीं थी। मसलन उस रिव्यूज में बोला गया, हमारा जो क्लाइंट था वो रेस्टोरेंट था,
कि उनके यहाँ रेस्टोरेंट में ये चीज मिलेगी, जो हमारे मेन्यू में भी नहीं था, वो भी उन्होंने कहीं ना कहीं अनाप शनाप लिख दिया। हम लोगों ने उसको जाके सर्विस प्रोवाइडर को बोला, उसको सबूत दिया। फॉर्चुनेटली कानूनी लीगल प्रोसीडिंग्स होने से पहले पहले उन्होंने रिमूव कर दिया। लेकिन अगर वो ना रिमूव करते तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें कानून का रास्ता जाना ही था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर आप इंटरमीडियरी की जिम्मेवारी को और ज्यादा इन्फोर्स कर पाए अंडर लॉ तो अच्छा रहेगा। सर अपने अगेन कमिंग बैक टू इंटरमीडिएरीज, तो जी। मैं जब अलग अलग कोई कॉलेजेस या फिर कोई ट्रेनिंग्स लेता हूँ तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट का जिक्र होता है। अब इंटरमीडिएरी आपने बड़ी कंपनी, हाँ, लोगों को लगता है बड़ी कंपनीज हैं वही इंटरमीडिएरी है। अब क्या जो एक कॉमन बिजनेसमैन है जो हमारे देश में है, वो भी किसी और का तो डेटा रख रहा है, उसको कहीं ना कहीं सेंड कर रहा है, स्टोर कर रहा है, तो क्या वो भी इंटरमीडिएरी है? भारतवर्ष में हर वो आदमी जो किसी और आदमी के बिहाफ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है, सेव कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है, रिटेन कर रहा है, तो वो भी इंटरमीडिएरी बन जाता है। अगर मेरा एम्प्लॉय भी हो तो, अगर मैं हूं, मेरे पास 4 एम्प्लॉय हैं, उनका डेटा मैं अपने कंप्यूटर पे रख रहा हूं, तो मैं नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बन जाता हूं। तो मैं बिचौले या इंटरमीडिएरी की परिभाषा में आ जाता हूं। मेरा जो किराना शॉप वाला है, जहां से मैं दाल सब्जी मंगाता हूँ, वो भी कंप्यूटर में जब मेरा डेटा रखता है तो वो भी इंटरमीडिएरी बन जाता है। मैं फोन में अगर रख रहा हूँ आपका डेटा, तो आप तभी तो आप इंटरमीडिएरी बन गए, क्योंकि आप नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हैं। आपने एक सर्विस प्रदान करी कि फोन पर मैं आपका डेटा रख रहा हूँ और उनके बिहाफ पर रख रहे हैं। उनकी परमिशन ली या नहीं ली दूसरी बात है, तो आइदर वे आप इंटरमीडिएरी बन गए। तो अधिकांश लोग, मैं तो सोचता हूँ कि लगभग 99% ऑफ जो इंडियन कंपनीज है वो इंटरमीडिएरीज बन जाती है, छोटी बड़ी सब। छोटी बड़ी। ये धारणा कि बॉस आप बड़े होंगे, बहुत बड़े बिग टेक होंगे तभी इंटरमीडिएरी होंगे, गलत है। हर वो व्यक्ति who on behalf of another person receives, stores or transmits any particular electronic record, वो इंटरमीडिएरी बन जाता है। ये धारा 21W IT एक्ट कहता है, और IT एक्ट में सेक्शन 81 है जो कहता है कि साहब मैं स्पेशल लॉ हूं, मेरे जो प्रावधान है प्रिवेल करेंगे, notwithstanding anything inconsistent contained in any other law for the time in force। यानी कि किसी और कानून में कुछ और भी विपरीत लिखा गया है तो नो प्रॉब्लम, IT एक्ट के जो प्रोविजन है वो सुपरसीड करेंगे, स्पेशल हो जाएंगे। तो इसलिए इंटरमीडिएरी की ये लायबिलिटी प्रोविजन है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इस पर अधिकांश तौर पर फ्लाउटिंग होती है आज के संदर्भ में। पुराने जमाने में एक और सेक्शन होता था, उसका नाम था सेक्शन 66A। ये हम लोगों ने IT अमेंडमेंट एक्ट में 2008 में डाला था, और उसमें खास बात ये थी कि उसमें जब आप कोई ऑफेंसिव कंटेंट को पब्लिश या ट्रांसमिट किया करते थे या जिसका मेनेसिंग कैरेक्टर होता था, तब वो दंडनीय अपराध हो जाता था। तो उसको लेकर अंधाधुंध उसका मिसयूज होने लग गया, यहाँ तक कि पुलिस को जब कुछ ना नजर आए वो 66A लगा देती थी। बल्कि यहाँ तक ऐसा भी हुआ कि मुंबई शहर में एक बार किसी राजनेता की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद एक दिन स्ट्राइक हो गई, तो किसी एक लड़की ने लिखा कि भाई व्हाई शुड बॉम्बे बी क्लोज्ड, भाई राजनेता आते हैं जाते हैं, केवल उसका ये कहना था। और किसी और एक लड़की ने उस पोस्ट को लाइक किया, उन दोनों के खिलाफ सेक्शन 66A पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो उनका राइट टू फ्रीडम हैम्पर हो गया, उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हैम्पर हो गया, उनको अरेस्ट किया गया। फिर इसको लेकर बहुत सारी जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये जो सेक्शन 66A ये संविधान के प्रावधानों का वायलेशन करता है, बिकॉज इट्स वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1) and 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिहाजा उसको गैर कानूनी घोषित किया गया, और फिर तब से ये 66A आज IT एक्ट के लॉ बुक में नहीं है। लेकिन विडंबना की बात देखिए कि IT एक्ट में सेक्शन 66A हम लोगों ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में इसमें रद्द कर दिया, लेकिन 2018-19 तक पुलिस 66A के मुकदमे दर्ज करती रही। फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को दिशा निर्देश देनी पड़ी केंद्र सरकार को कि सारे पुलिस अधिकारियों को बताइए कि साहब 66A निकल चुका है और आप कृपया ना दर्ज करें। तो क्योंकि पुलिस अधिकारियों में भी IT एक्ट को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो इसलिए जो कुछ सुन लिया, जो कुछ देख लिया, आपने पढ़ लिया, आपने वो लगा दिया। तो ये दो प्रोविजन से जो बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ। और एक प्रोविजन है जो अक्सर यूज ही नहीं होता, वो होता है सेक्शन 67 IT एक्ट। क्योंकि पुलिस के पास जाइए कुछ अश्लील कंटेंट लेकर, वो कहते हैं इसमें क्या खास बात है, मेरे को और बड़े महत्वपूर्ण काम करने हैं, जैसे कि रेप या मुकदमा या मर्डर या और किडनैपिंग के केसेस करने हैं, ये तो बहुत माइनर केस है, तो पुलिस केस दर्ज ही नहीं करती। तो सेक्शन 67 में हम लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा कन्विक्शंस नहीं हो पाएंगे,
और पुलिस बहुत ज्यादा हेजिटेंट होती है इस तरह के केसेस को दर्ज करने में। तो बहुत इन 25 सालों के एक्सपीरियंस में और अलग अलग मुकदमों में मैंने सीखा कि साहब ऐसा है कि हर पर्टिकुलर केस के यूनिक फैक्ट्स के ऊपर हम दिशा निर्धारित करेंगे कि कौन सा प्रावधान लगेगा और कौन सा इफेक्टिवली हम आईटी एक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ब्यूटी ये है कि आईटी एक्ट में एक मदर प्रोविजन है, मदर इंडिया प्रोविजन। मैं इसको कहता हूँ सेक्शन 66 रेड विद सेक्शन 43 मदर इंडिया प्रोविजन है, क्योंकि जो वो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस की बात करता है। जब हमने 2000 में कानून बनाया था तब सेक्शन 66 में कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में सेक्शन में हैकिंग डिफाइन किया, तब जमाने की बात है, और हैकिंग को एक दंडनीय अपराध दिया गया था, नॉन बेलेबल था। लेकिन 2008 में जब हमने लॉ को अमेंड किया तब पार्लियामेंट ने कहा कि साहब ये ना हैकिंग बहुत लिमिटेड ऑफेंस है, आपको उसकी ऑफेंस के दायरे को बढ़ाना होगा। तो लिहाजा हम लोगों ने इसको कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के तौर पर नई परिभाषा में इंट्रोड्यूस किया। आईटी एक्ट के बनाने से पहले भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी, उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स होता था, उसके साथ जुड़ा हुआ था। आईटी एक्ट के बनाने में अपना योगदान दिया। फिर आईटी एक्ट के बनने के तुरंत बाद ये स्पष्ट हो गया कि आईटी एक्ट तो बॉस इफेक्टिव है ही नहीं, क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें भूल गया है। तो हम लगातार बोलते रहे कि साहब इस कानून को आप संशोधित करिए। 3 बार भारतीय संसद ने मुझे बुलाया एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट कि आप आइए और बताइए कि कहाँ कहाँ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए आईटी एक्ट में। और फिर जब आईटी एक्ट अमेंडमेंट्स हुए उसमें भी सरकार के साथ काफी हद तक जुड़े रहे, अपने इनपुट देते रहे। उस जमाने में जब हमने अमेंड किया था 2008 में, तब लॉ अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टेक्नोलॉजी आज इतने तेज रफ्तार से बढ़ रही है कि लॉ कहीं ना कहीं पीछे हो गया है। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब उसको मैच करने के लिए इस लॉ में बहुत ज्यादा अमेंड करने की आवश्यकता है। तो सर ये एक काफी हैवी बुक जी, तो पूरी तरह तो मैं भी नहीं पढ़ पाया उसको, लेकिन इसका मैं एक चैप्टर देख रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। जी, तो उस चैप्टर में आपने बात की है बच्चों के बारे में, जो हमारी यूथ है हमारी कंट्री की, और खासकर ये पॉडकास्ट बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे हैं जिनको नहीं पता आईटी एक्ट क्या है, लेकिन उनको जानना जरूरी है। तो सर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अगेन आपको 1-2 केस स्टडीज भी बता सकते हैं जहां आपने देखा है कि जनरली जो वायलेशंस या कोई गलतियां, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस जो यंग बच्चे करते हैं अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट, एंड क्या क्या, मतलब अगर मान लीजिए बच्चा पकड़ा गया जाता है, फिर उसने ऑफेंस कर दिया, बच्चा मतलब या तो 18 के अबव या बिलो 18, तो लॉ कितनी लीनियंसी इनको प्रोवाइड करता है? देखिए लॉ ने, आईटी एक्ट ने बच्चों को लेकर कोई खासा प्रोविजन नहीं डाला। लॉ तो कहता है कि साहब मैंने आपको प्रोविजन बता दिए हैं, आप उसका पालन कर लीजिए, ना करेंगे तो आप उसका उल्लंघन करेंगे, वायलेशन करेंगे, आप पर मुकदमा हो सकता है। अब ओनली थिंग रिक्वायरमेंट होती है कि जब आप 18 साल से बिलो होते हैं तब आपका मुकदमा तो दर्ज हो जाता है, लेकिन आपको नॉर्मल लॉ के अंदर नहीं ट्राई किया जाता, आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के तहत ट्राई किया जाता है। आपको माइनर बोला जाता है। माइनर मींस एनीबॉडी बिलो 18 इयर्स। और लाजमी सी बात है कि आपको जेल नहीं भेजा जा सकता, आपको जुवेनाइल जस्टिस होम भेजा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, 2 चीज। एक, भारतवर्ष में प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ रही है। दूसरा, ये बच्चे आज हम बहुत छोटी उम्र में हम इनको डिवाइसेस दे रहे हैं। मेरे पास तो वो केस भी आया जहां पर एक माँ बाप ने अपनी बच्ची जैसे ही पैदा हुई और जब वो 4 महीने की तो उसको एक खिलौना दिया। 4 महीने में, और खिलौना था एक आईपैड मिनी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड। और जब वो बच्ची 6 महीने की थी तो वो इतनी ज्यादा सक्षम हो गई थी आईपैड को ऑपरेट करने में कि अपने फादर मदर्स को भी बीट कर चुकी थी। और ये तब की बात है जब उसने जिंदगी में अपना पहला शब्द नहीं बोला था। तो आजकल डीएनए अलग आ गया है। तो हम जब बच्चों को डिवाइसेस दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि साहब ये अपना टाइम सेव करना है, मैं बिजी हूँ, चलो डिवाइस ले लो, खाना नहीं खाना, चलो फोन ले लो। शॉर्ट लिव्ड विजन है। शॉर्ट लिव्ड विजन। पर कहीं ना कहीं इन्हीं बच्चों को आप एक और धकेल रहे हैं इंटरनेट के महासागर में और भुला रहे हैं उन्हें, और कहीं ना कहीं उन्हें एम्पावर भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको किस्सा बताता हूँ, हमारे पास एक केस आया। ये स्कूल है, बहुत क्रेम स्कूल है दिल्ली के आसपास, और वो वाईफाई प्रदान करते हैं सारे स्टूडेंट्स को और सबको कहते हैं कि साहब अपना डिवाइसेस लेकर आइए। तो एक दिन देखा गया कि कोई व्यक्ति ने हमारे नेटवर्क पर अटैक किया। हैक करने के बाद जो प्रिंसिपल था उसके अकाउंट को हैक करके फिर एक मेल लिखी सारे स्टाफ को कि साहब मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरा बहुत जबरदस्त अफेयर वाइस प्रिंसिपल के साथ चल रहा है, अफेयर चल रहा है, बहुत सारी अश्लील बातें भी लिख दी। अल्टीमेटली मैटर जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि इसको करने वाला कोई बाहर वाला नहीं था,
एक 6 साल का स्टूडेंट था जो स्कूल में अपने ही डिवाइस के माध्यम से स्कूल के वाईफाई को जिसने हैक किया, प्रिंसिपल के अकाउंट को हैक किया और उसके तत्पश्चात ये शरारतपूर्ण जो है मेल भेजी। ये सर कब की बात है? ये बात है सन 2017 17 की, और आज हम 2025 में 25 में। वो 6 साल का, मतलब उसको पता भी नहीं होगा वो क्या कर रहा है एग्जैक्टली। उसे कुछ नहीं पता, उसको मालूम नहीं था कि जब वो कर रहा है वो दंडनीय अपराध है, उसमें उसको 3 साल की सजा हो सकती है, 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। हमने उनके पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स यकीन ही नहीं कर सके। हमने कहा बच्चा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कि साहब ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उन्हें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिखाया गया तब उन्हें आभास हुआ कि बॉस ये तो काम थोड़ा बहुत ठीक नहीं है। प्रॉब्लम आज ये है कि आज बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा शातिर हो गए, तो उन्हें कहीं ना कहीं सेंसिटाइज करने की जरूरत है। मेरे पास एक और केस आया जहां पर बच्चे की वजह से बाप को कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। एक व्यक्ति है, उसको नॉर्मल उसकी लाइफ चल रही है, उसके 2 लड़के हैं, एक लड़का उससे उनका फोन ले लेता है आज का दिन कि आज स्पोर्ट्स डे है, स्पेशल जाना है, मैं आपका फोन ले जाता हूँ स्कूल। वो उस फोन के माध्यम से किसी लड़की को, वो जो स्कूल में पढ़ती है, उसको बहुत थ्रेटनिंग और ऑब्सीन मैसेज भेज देता है। और वो मैसेज इतनी ज्यादा खराब होता है कि लड़की अपने फादर को दिखाती है, फादर पुलिस में शिकायत करता है, और क्योंकि वो मैसेज उस व्यक्ति के फादर के फोन से आया है तो पुलिस आती है और फादर को अरेस्ट करके ले जाती है। तो सर अगर, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर ऐसे कोई केस में मैं यहाँ तो फादर था, हाँ। अगर किसी और का फोन भी लेके मैं कर दूं तो भी फिर तो दूसरा फंस गया। बिल्कुल, कानून कहता है कि जिसका डिवाइस है उसकी जिम्मेवारी है। आप साबित कर दिखाएंगे कि साहब मेरी डिवाइस तो थी लेकिन मैंने नहीं किया, और कैसे साबित करेंगे? आपको भी एविडेंस के साथ साबित करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। बच्चों को एक तो सेंसिटाइज करना पड़ेगा। आजकल एक बहुत जबरदस्त ओटीटी में सीरियल भी आ रखा है जो बताता है किस तरीके से सोशल मीडिया एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है बच्चों के ऊपर। मुझे लगता है आज वो जमाना खत्म हो गया कि मैं बच्चों को अपना डिवाइस दे दूंगा, भूल जाएंगे, वो बिजी मैं बिजी। सॉरी, आज वो दौर आ गया है कि आपको एक्टिवली बच्चों को मॉनिटर करना पड़ेगा। वैसे भी बच्चों को एम्पावर करना पड़ेगा, उन्हें बताना होगा कि साहब ऐसी चीज कुछ गलत ना करो। और तो और छोड़ दीजिए, मैंने एक और केस देखा, ये केस कोविड-19 के दरमियान था, जब हम लोग सब बंधे हुए थे लॉकडाउन में, और उसने अपने घर से, अपने घर के वाईफाई से, अपने ही कंप्यूटर से बैठकर धमकीपूर्ण एक थ्रेट ईमेल भेजी, जिसमें उन्होंने थ्रेट किया कि इस व्यक्ति को मार देंगे। उसकी शिकायत की गई, अल्टीमेटली उसको डिटेक्ट करके, इन्वेस्टिगेट करके उस घर तक पहुंचा गया। और क्योंकि वहां पर उस वाईफाई की जो ओनरशिप थी, एलोकेशन थी, उस लड़के की फादर के नाम थी, फादर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और फिर मुकदमा चला गया। फादर कहता भी रह गया ऐसा मैंने नहीं किया, बट अभी कोई सबूत नहीं हुआ, फिलहाल मामला चल रहा है। और बच्चे का क्या होता है इस केस में? मतलब देखिए, बच्चा एक कोक्यूज तो बन ही जाता है क्योंकि अल्टीमेटली आपने बनाया है, तो बच्चे के खिलाफ कार्रवाई हुई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। लेकिन फादर के नाम की क्योंकि वाईफाई कनेक्टिविटी थी, तो उसके फादर को भी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ गए। सर आपने जो केसेस बताए, इससे मेरे को भी पीछे हाल ही में जो दिल्ली में हुआ, जो धमकी दी गई थी मेल पे कि 50 टॉप 50 स्कूल में की बॉम्ब है, और पता लगा किसी बच्चे ने किया। तो ये एग्जांपल मतलब इसी, मतलब जो भी रिसेंट ये केस हुआ, मेरे को वही याद आ गया आपके एग्जांपल से। देखिए, आजकल वो जमाना कहते हैं ना कि मजाक करने का जमाना अब चला गया है। आप हो सकता है बोनाफाइडली कुछ सही मजाक कर भी लें, लेकिन अगर उसके लीगल रैमिफिकेशंस दूसरे हैं तो संभावित तौर पर आपको प्रॉब्लम में आ सकता है। देखिए, मेरा काम आज साइबर में मुझे काम करते लगभग 30 साल हो गए। मैं देखता हूँ कि साइबर मेरा भंवर है। एक बार आप भंवर में फंस जाओ, बाहर अक्सर निकलेंगे नहीं, निकलेंगे तो बहुत देर बाद निकलेंगे, तब तक दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम साइबर लॉ के भंवर में ना घुसे, उसमें फंसे ना। और इसलिए आपको इस कानून के प्रावधानों के बारे में पता होना चाहिए। और नॉर्मल ड्यू डिलिजेंस, कानून ये नहीं कहता कि बॉस सब चीजें छोड़ दो और फिर मेरे प्रोविजंस को फॉलो करो। नहीं, कानून कहता है बॉस ये बेसिक चीजों को ध्यान रख लो, कुछ चीजों कानून ऐसे जो कानून मना करती है वो कृपया आप ना करो, और ड्यू डिलिजेंस करो और गलत काम ना करो। बुनियादी बात है। सर आपने मजाक की बात की, तो मीम कल्चर बहुत फेमस हो गया आजकल प्लेटफॉर्म्स में जी। और जो हमारी जेन जी, जेन अल्फा ज्यादातर मीम्स बनाते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है, पीछे हमने देखा है कि किसी का कोई बंदा, किसी की डांस वीडियो है उसके मीम बन गए, कोई बंदा ऐसे ही कोई डायलॉग बोल रहा है उसके मीम बन गए, कोई बंदा किसी की मिमिक्री कर रहा है उसके मीम बन गए, जबकि जिनके मीम बनते हैं वो चाहते नहीं उनके इतने मीम बन जाए। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है कि जिसके मीम बने हैं, बहुत बार उन लोगों ने ये मतलब अपनी कैसे बोलो, मतलब उन्होंने ये
पब्लिक डोमेन में जताया है कि ये गलत बात है। आप हमारी पिक्चर का इस्तेमाल करके, हमारी वीडियोज़ का इस्तेमाल करके मीम बना रहे हैं, तो हमारा तो मज़ाक बन गया है। तो सर मतलब मेरे को लगता है ये बहुत ग्रे ज़ोन है। कहाँ वो एक लाइन मेंटेन कर सकते हैं बिटवीन मज़ाक करना और किसी को बदनाम करना? देखिए, जब आप किसी और का कंटेंट यूज करते हैं तो समझ लीजिए कि उस और कौन के कंटेंट की जो राइट्स है, कॉपीराइट है, उस व्यक्ति विशेष का आपका नहीं। अगर आप उस कंटेंट को यूज करते हैं फॉर फेयर यूज, डिस्क्रिमिनेशन, क्रिटिसिज्म, एनालिसिस, कानून आपको अलाउ करता है। लेकिन द मोमेंट आप उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर देते हैं, तब आप कानून के दायरे में आ जाते हैं। मसलन आपने मीम में किसी और का कॉपीराइटेड कंटेंट ले लिया और वो इस तरीके से इस्तेमाल किया कि उस व्यक्ति विशेष की छवि ही नेगेटिवली इम्पैक्ट होनी शुरू हो गई, लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए, तो कहीं ना कहीं आप उसके पर्सनल राइट्स की जोन में घुस गए। वहां पर कानून कहता है आपको जाने की जिम्मेवारी नहीं है। अगर आप जाएंगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ेंगी। वो व्यक्ति विशेष आप पर फौजदारी मुकदमा कर सकता है। एक्चुअली इट कैन एक्चुअली बिकम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 66 रेल विद 43 ऑफ द आईटी एक्ट। अच्छा, अगर जैसे किसी का मीम बन गया तो उसके पास क्या लीगल रेमेडी है? बिकॉज़ अब कितने लोगों ने मीम बना दिए पता ही नहीं। देखिए, मीम बना देखना पड़ेगा मीम क्या था और मीम का इफेक्ट क्या हुआ। अगर तो इफेक्ट ऐसा हुआ जो बहुत ही नेगेटिव है और लॉ का उल्लंघन करता है, बहुत डेफेमेटरी, बंदे को बदनाम कर दिया। बदनाम कर दिया, तब तो जो विक्टिम है उसके पास रेमेडी है कि वो फौजदारी कंप्लेन कर सकता है। आज cybercrime.gov.in नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, वहां पर जाके ऑनलाइन डेफेमेशन की कंप्लेन दाखिल कर सकता है, एफआईआर दर्ज हो सकती है। अगर उसे एक्चुअली पता है किसने किया है तो उसके बरखिलाफ वो कोर्ट में जाके इंजंक्शन ले सकता है। सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पता है तो सर्विस प्रोवाइडर के बरखिलाफ इंजंक्शन ले सकता है, तो उसे रोका जाए कि इस तरह की मीम को कोई व्यक्ति प्रकाशित, प्रसारित या पब्लिश या ट्रांसमिट ना कर पाए। तो रेमेडीज हमारे पास हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एक बार मीम बन गई और इतने हजारों लोगों ने कर लिया, हाँ। तब किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना कि बहुत ओरिजिन कहाँ से हुआ और उसको कैसे पकड़ना, वो एक्चुअली बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस व्यू लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर मीम इतनी ही ज्यादा खतरनाक है कि जिसने आपकी डिजिटल प्रेजेंस को, आपकी रेपुटेशन को, डिजिटल फ्यूचर को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर दिया, तब संभावित तौर पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इसमें कोई दौरान नहीं, और कानून आपको मदद करता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक वो रहता है टॉपिक। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हम सब व्हाट्सएप हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। और एक मतलब सिचुएशन ऐसी रहती है कि जो भी व्हाट्सएप पे आता है लोग सोचते हैं कि ये सही है, ये सच है। जबकि आज अगर मैं बैठूं, मैं अच्छी सी इंग्लिश बना के कोई एक दो हैवी वर्ड्स लिख के लोगों का नाम लेके मैं डाल दूं, सर्कुलेट कर दूं, तो कोई ऑथेंटिसिटी की गारंटी नहीं है। वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सर, हमने देखा कि अभी पीछे इतने मैसेजेस सर्कुलेट हुए, मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत हमने देखी थी पीछे जो इलेक्शन जो है। तो आईटी एक्ट इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, आईटी एक्ट जो है मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज को डायरेक्टली कवर नहीं करता, लेकिन जब आप मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज बनाते हैं तब आप जानबूझ के डिसऑनेस्टली, फ्रॉडलेंटली बनाते हैं, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप कहीं ना कहीं जो यूटिलिटी या वैल्यू है इंफॉर्मेशन, उसको डिमिनिश करें, रिड्यूस करें या अफेक्ट करें न्यूजली। वो ऑफेंस बन जाता है सेक्शन 66 रेड विद सेक्शन 43 आई आईटी एक्ट। 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। एक तो ये प्रोविजन। साथ ही साथ जब आप इस तरह का फेक कंटेंट जनरेट करते हैं तब आप साइबर क्राइम करते हैं, वो ऑर्गेनाइज क्राइम के दायरे में आता है। अब हमारे यहाँ भारतीय न्याय संहिता आ गई है 2023 की, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है। उसके अंदर सेक्शन 111 कहता है कि सब साइबर क्राइम जो है ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, और उसके दायरे में भी आप कवर कर किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जब आप फेक न्यूज बनाते हैं तब आप इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी करते हैं। क्यों? आप जानबूझ के झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाते हैं, या तो लोगों को चीट करने के लिए या कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करने के लिए। ये दोनों चीजें स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं भारतीय न्याय संहिता के तहत। तो इन प्रोविजंस के तहत भी आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, बट दैट्स अगेंस्ट यू। ये कहने का मतलब नहीं है कि केवल आप ही लायबल है, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी लायबिलिटी भी बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर है, प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सएप है, तो वो इंटरमीडियरी बन जाता है। अब इंटरमीडियरी सेक्शन 79 में कहते हैं कि साहब आप ड्यू डिलिजेंस सावधानी बरतिए जब आप अपने ऑब्लिगेशंस का निर्वाह कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूल्स निकाल रखे हैं। 28 फरवरी 2021 से हम लोगों ने देखा है कि नया लॉ आ गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। उसका बड़ा लंबा नाम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021।
अब ये रूल्स कहते हैं कि अगर आप इंटरमीडिएट हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, तब आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने यूजर्स को बताइए थ्रू यूजर एग्रीमेंट, प्राइवेसी पॉलिसी, कि आप कृपया मेरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना करें किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को शेयर, अपलोड, होस्ट, पोस्ट या फॉरवर्ड करने के लिए जो डेफामेटरी है, ऑब्सीन है, लाइबेलस है, या कहीं ना कहीं किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन करती है, या कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ की वायलेशन करती है, या भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। ये तो लॉ था 2021 में, लेकिन 6 अप्रैल 2023 को इन आईटी रूल्स में एक और अमेंडमेंट आ गई। अब अमेंडमेंट कहता है कि सर्विस प्रोवाइडर ना केवल अपने यूजर्स को बताएगा कि साहब आप ये ना करें, बल्कि साथ ही साथ रीजनेबल कदम भी उठाएगा टू इंश्योर कि उनके यूजर्स ये वो फलाना काम ना करें जो कानून का उल्लंघन करते हैं। तो अगर सर्विस प्रोवाइडर ने रीजनेबल कदम नहीं उठाए तो सर्विस प्रोवाइडर भी को अक्यूज्ड की कैटेगरी में आ जाएगा, उसके बरखिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग भारत में भारतवासी विश्वासी हैं, जो देखते हैं उसको विश्वास कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं इस मानसिकता को रीसेट करने की आवश्यकता है। आज जब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में आ चुकी है, आपको कोई भी जानकारी को ट्रस्ट तब तक नहीं करना है जब तक आप इंडिपेंडेंटली उसकी पुष्टि ना कर पाए। एग्जाम्पल देता हूँ, 2024 में पाकिस्तान के इलेक्शन हुए, फिर हमारे यहाँ भारतवर्ष में जनरल इलेक्शन हुए। इन दोनों इलेक्शन में एक कॉमन एलिमेंट था, फेक न्यूज, डीफेक्स, क्योंकि इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिसयूज किया गया ताकि कहीं ना कहीं यूजर्स, उपभोक्ताओं को, वोटर्स की माइंडसेट को आप इम्पैक्ट कर सकते हैं। और इस तरह की चीजें अब लगातार बढ़ती जाएंगी ही। तो आपको कहीं ना कहीं यूजर्स को सेंसिटाइज करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर आपने सपोजिंग अंधाधुंध होके कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चीज को मान लिया, उसको फॉरवर्ड कर दिया, पता लगा वो गलत निकली, तो आपकी भी लीगल लायबिलिटी आ गई और आपको आपके बदला भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आई गिव एन एग्जांपल, कुछ देर पहले एक पर्टिकुलर एरिया में कम्युनल राइट्स हो रहे थे, तो वहां पर कोई व्यक्ति ने बैठकर एक व्हाट्सएप पोस्ट जो बहुत ही ज्वलंत था, इनफ्लेमेबल था, उसने करके सबको भेज दिया। उसका सीधा असर ये हुआ कि पब्लिक ऑर्डर जो उस पर इम्पैक्ट होना शुरू हो गया। तो लिहाजा उस पर कार्रवाई की गई के साथ, जब आपने इस तरह की चीज को व्हाट्सएप पर भेजा तो आपने लोगों की जो फीलिंग्स थी उनको इन्फ्लेमेट किया गया, उनको कहीं ना कहीं आपने भड़काया, तो उससे पब्लिक ऑर्डर नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सर, जैसे आप एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं, कोई बंदा है, उसने डीप फेक बोल लीजिए, फेक मैसेज बनाकर जानबूझ के उसने सर्कुलेट कर दिया। ये है पर्सन नंबर 1। पर्सन नंबर 2, 3, 4 जिनके पास गया, उन्होंने बिना सोचे समझे आगे भेज दिया। अब इस केस में प्रैक्टिकली क्या लायबिलिटी बनती है लोगों की आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग, और कितना मतलब इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल या आसान है? देखिए, आप पर्सन 1 है, आपने कुछ मैसेज बी को भेजा, बी ने बिना सोचे समझे उस मैसेज को और को भेज दिया। अगर वो मैसेज ऑब्सीन है, डेफामेटरी है, लाइबेलस है, कानून का उल्लंघन करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन करता है, आप भी जिम्मेवार हैं क्योंकि आपने पब्लिश किया। आप इसलिए जिम्मेवार हैं, पॉइंट बी, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे उसको डिसेमिनेट किया, तो आपने इलीगल एक्टिविटी में अपना योगदान दिया। तो कानून आपको कोक्यूज मानता है, आपके खिलाफ फौजदारी मुकदमा हो सकता है, सेक्शन 66 रेड विद सेक्शन 43 आईटी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता के बहुत सारे प्रावधान लगाए जा सकते हैं, कॉपीराइट एक्ट के प्रावधान लगाए जा सकते हैं, और आपको लीगल प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ सकता है। ये तो पहली चीज है। सेकंड, अगर ऐसा कंटेंट है जो किसी और को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, डिफेम करता है, तो दूसरा व्यक्ति आपके खिलाफ डैमेजेस मांग सकता है, अनलिमिटेड डैमेजेस मांग सकता है बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन अंडर सेक्शन 43A ऑफ द आईटी एक्ट। 5 करोड़ के डैमेजेस मांग सकता है सेक्शन 43, और नॉन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी आपके खिलाफ जाकर डैमेजेस मांग सकता है, इंजंक्शन मांग सकता है। मतलब इनको ढूंढना मुश्किल नहीं है? पता नहीं किसने कब बनाया, कहाँ भेजा। ये बात आप सही कह रहे हैं कि लोगों को अक्सर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, और आजकल तो लोग और शातिर हो गए हैं। लोग आजकल वीपीएन का इस्तेमाल करने लग गए हैं ताकि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स है वो मिट जाए, लोग आइडेंटिफाई ना कर सके। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन जहां पर आप आइडेंटिफाई हो गए, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लॉ आपको परमिट करता है। सर, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये हम मतलब मैं जब लॉ भी पढ़ रहा था कि बड़ा इस सब्जेक्ट का एक वियर्ड क्वेश्चन लगता था हमें कि यार डिफरेंस क्या है, समझ ही नहीं आता था। और आज भी जब प्रैक्टिस करता हूँ या फिर लोगों से बात करता हूँ, तो लोग इनको सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? और ये एक आम नागरिक को, जिसका ना तो लॉ से नाता है ना टेक्नोलॉजी से नाता है, उसको पता होना क्यों जरूरी है? देखिए, आज कानून कहता है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर सकते हो फिजिकली,
मैंने कागज पर अपना साइन किया, वो मेरी ऑथेंटिकेशन होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली जब मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पुष्टि करना चाहता हूँ, तो कानून कहता है कि आप अपना डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बना सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक है जो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन और पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। लेकिन वो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को ही डिनोट करता है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे चीजें डेवलप हुई हैं, वहां पर अब आवश्यकता महसूस हुई कि सर अब लॉ को और ज्यादा ब्रॉड होना चाहिए। तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आ गया, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जो आपको ऑथेंटिकेशन की मदद करता है। पीकीआई से कर सकता है, बायोमेट्रिक से कर सकता है, अलग और टेक्नोलॉजी से कर सकता है। तो वो जो अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, उसे आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बोलते हैं। बेसिकली कानून कहता है कि आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर अपना डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगा दिया, तो कानून उसको लीगली मानता है, उसको कहता है कि आप वैलिड है, और कानून मानता है कि आपने उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साइन किया है। प्रिजम्पशन आ जाती है। हाँ, आप फिर भी साबित कर दिखा सकते हैं साहब मैंने नहीं किया है, बट नॉनदलेस दैट इज द करंट वे ऑफ प्रोसेस। और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। आईटी एक्ट स्पष्ट तौर पर जो है सेक्शन 5 में कहता है कि अगर आप डिजिटल सिग्नेचर्स या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का इस्तेमाल करेंगे तो लीगली वैलिड होंगे और उनको पूरी मान्यता दी जाएगी। हम आज इनकम टैक्स अपने फाइल करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट्स फाइल करते हैं, रिटर्न्स फाइल करते हैं। हर जगह इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में हम डिजिटल सिग्नेचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आईटी एक्ट इन डिजिटल सिग्नेचर्स को एक लीगल रिकॉग्निशन प्रदान करेगी। मान लीजिए सर मेरे पास मेरे सिग्नेचर की फोटो है, मैंने इस फोटो को कॉपी किया एक फॉर्म में, मेरे को फॉर्म भरना है, मेरे सिग्नेचर चाहिए, उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया। वो डिजिटल सिग्नेचर है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर? आपने जो अपने सिग्नेचर को फोटो करके स्कैन किया, ना तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ना वो डिजिटल सिग्नेचर है, वो केवल एक स्कैन है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर विशेष तौर पर लॉ के अंतर्गत पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम होते हैं, उसी से ही जनरेट किए जा सकते हैं। तो अगर आप पीकीआई से जनरेट करेंगे तब आप डिजिटल सिग्नेचर होगा, अगर आप बायोमेट्रिक से करेंगे तब आप इलेक्ट्रॉनिक की तरफ चले जाएंगे। तो ये धारणा कि बॉस मैंने अपना स्कैन कर लिया सिग्नेचर, वो लगा देता हूँ, वो लीगल है, कानून कहता है वो बिल्कुल भी लीगल नहीं है। यही मजे की बात है, क्योंकि बहुत लोग जब मान लीजिए कोई फॉर्म भेजने किसी को, जी, उनको साइन करना है तो अपने कॉपी करेंगे साइन का और वहाँ पेस्ट कर देंगे, और बहुत बार कहते हैं कि जी ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। ये बहुत बड़ी एक आई थिंक मिथ है, कंप्लीट मिस धारणा है। लोगों को कानून का पता नहीं है, लेकिन कानून कहता है कि साहब ऐसा चीज को मैं मानता नहीं हूँ। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहीं पर भी मैनिपुलेट हो सकता है। प्रॉब्लम है हम क्यों यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर, ताकि हम जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ऑथेंटिसिटी है उसको बरकरार रख सकें। क्योंकि अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, आप भी उसमें छेड़खानी कर सकते हैं, मैं भी टैंपरिंग कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के माध्यम से या डिजिटल सिग्नेचर्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर दिया, तो लॉ कहता है कि इसमें टैंपरिंग नहीं हो सकती, प्रिजम्पशन मानी जाती है। एक सबसे बड़ी आयरनी में बोलता हूँ, हम इतना टाइम इंटरनेट पे यूज करते हैं आजकल, 8 से 10 घंटे हमारा बेस्ट फ्रेंड हो गया है इंटरनेट, सोशल मीडिया, जी, फिर भी उसकी बेसिक चीजें हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे किसी का अकाउंट हैक हो जाता है, उसको वही नहीं पता क्या करना है। जी, तो जब नहीं पता क्या करना है, मान लीजिए किसी का अकाउंट हैक हो जाता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी हो, ऐसे क्या स्टेप्स हो सकते हैं सर जो उस टाइम बंदा मान लीजिए अभी हैक हो गया, अभी तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट, अकॉर्डिंग टू द एनी प्रोसीजर जो गवर्नमेंट ने बताए हो, और किस हद तक वो सक्सेसफुल होंगे? द मोमेंट आप रियलाइज करें कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए या आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया, स्पेसिफिक टू सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया, तुरंत द मोमेंट आपकी रियलाइजेशन है, तो सबसे पहले आपने कॉल करना है 1930, नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर। ये हेल्पलाइन नंबर पुलिस अधिकर्मी मैन करते हैं और तुरंत आपका केस दर्ज कर सकते हैं। सेकंड चीज, सपोजिंग वो फोन ना मिले, तब तुरंत जाइए और cybercrime.gov.in प्लेटफॉर्म, जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, वहां पर जाकर रिपोर्ट करें। उसको रिपोर्ट करने के तुरंत बाद जो प्लेटफॉर्म है वहां पर रिपोर्ट करिए कि साहब ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, हैक हो गया है, नहीं चल रहा है, किसी ने हाईजैक कर लिया है, कृपया मुझे रिस्टोर करिए, ये मेरी साइबर क्राइम की कंप्लेंट का एक्नॉलेजमेंट नंबर है। द मोमेंट आप ये चीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले को देते हैं, तो वो तुरंत समझ जाता है कि साहब ये गड़बड़ वाला काम है, तो वो एक्शन लेता है और कुछ देर बाद आपके
अकाउंट को वापस रिस्टोर कर देता है। अगर फिर भी काम नहीं हो रहा होता, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है कि आप उस प्लेटफॉर्म के ग्रीवेंस ऑफिसर को देखें। उस प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर ग्रीवेंस ऑफिसर का पता होता है, ईमेल होता है, तुरंत लिखिए कि साहब ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, ये हैक हो गया, मैंने ये साइबर क्राइम में ये कंप्लेंट कर दी, ये नंबर है, मैंने आपको लिखत में भी शिकायत करी, आपने नहीं किया, मेरी ये ग्रीवेंस है, कृपया मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को रिस्टोर करें। तो वो रिस्टोर कर देते हैं। हाँ, थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ता है। और अल्टीमेटली उनसे ये भी पूछ लीजिए कि साहब किसने किया है। कई बार वो बताते हैं, कई बार नहीं बताते, बट पुलिस को अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तमाम सारी डिटेल्स सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म से ले लेगी और फिर कार्रवाई कर लेगी। कई बार क्या होता है, आपका कंपटीशन आपके अकाउंट को हैक करता है, आपका दोस्त जो दुश्मन बन गया है वो हैक करता है, कई बार प्रोफेशनल हैकर्स हैक करते हैं। तो देखिए, हमें रियलाइज होना है कि हम आज डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान में अकेले खड़े हैं और हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से कहीं पे भी अटैक हो सकता है, क्योंकि यही आज की वर्तमान रियलिटी है, सोशल मीडिया रियलिटी है। तो इसलिए आप अपने आप को जितना ज्यादा प्रोटेक्ट कर सके, सुरक्षा कवच बना सके और जागरूक रह सके, कानून का उल्लंघन ना कर सके, तो काफी हद तक आप थोड़े बहुत प्रोटेक्ट हो जाएंगे। सर, इन्फ्लुएंसर्स कल्चर हो गया। जी। इन्फ्लुएंसर्स का कल्चर है, खासकर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे देखें, पॉडकास्ट भी, जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स पॉडकास्ट बनाते हैं, क्योंकि वीडियोस भी बनाते हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो काफी लोग मानेंगे, क्योंकि उनको लगता है हाँ ये बंदा अथॉरिटी है, ऑथेंटिक है, सही बोलेगा। तो आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड, उनके ऊपर कोई रिस्पांसिबिलिटीज बनती है? आज इन्फ्लुएंसर्स जो भी हैं वो इंटरमीडिएट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है। अपनी प्लेटफॉर्म, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कहीं ना कहीं लोगों को थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हैं। द मोमेंट आप थर्ड पार्टी डेटा के साथ डील करते हैं, आप नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बन कोई जाते हैं। एग्जांपल दे सकते हैं? मसलन मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि साहब ये नया टूथपेस्ट आया है, ये बहुत अच्छा है, इसमें लोहा भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है, देखिए मैं इस तरीके से अपने दांत साफ करता हूँ, आप भी साफ करिए। अब आपने क्या किया, आपने उस नए टूथपेस्ट की जानकारी ली और अपने फॉलोअर्स को डिसेमिनेट कर दी। आपके फॉलोअर्स ने आपकी जानकारी देखी और कहा बहुत बढ़िया साहब, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मैं भी इस्तेमाल करूंगा। तो कहीं ना कहीं आपकी थॉट प्रोसेस से वो इन्फ्लुएंस हो गए। पता लगा आपके टूथपेस्ट में कोई प्रॉब्लम हुई, या वो टूथपेस्ट की जानकारी आपने मैन्युफैक्चरर या कंपनी की इजाजत के बगैर इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, तो कॉपीराइट इश्यूज हो गए, उल्लंघन हो गया। तो सर्विस प्रोवाइडर के बरखिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, इंटरमीडिएट के बरखिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, वो कंपनी कर सकती है। दूसरी बात, आपने बात सही करी, लेकिन आपकी बात सही करने से किसी और को नुकसान हो गया, तो वो जिसको नुकसान हो गया वो भी आपको सू कर सकता है। ये कैसे होगा? भाई, आप अल्टीमेटली आपने थर्ड पार्टी डेटा जनरेट किया, यू रिसीव्ड, रिटेन्ड एंड ट्रांसमिटेड थर्ड पार्टी डेटा, वंस यू डिड दैट, उसकी वजह से अगर किसी को नुकसान होता है तो आपको सू तो कर ही सकता है ना, आपकी जिम्मेदारी। हाँ, अब आप बताएंगे कि साहब मैं तो इंटरमीडिएट हूँ, मेरे को तो कानून ने सुरक्षा कवच प्रदान कर रखा है, प्रोवाइडेड वो 4 कंडीशन आपने फॉलो कर रखी है सेक्शन 79 आईटी एक्ट में, कि भैया मैं आईटी एक्ट को कंप्लाई करता हूँ, ड्यू डिलिजेंस करता हूँ, किसी भी साइबर क्राइम का हिस्सा नहीं बनता हूँ, और जब सब कानून बोलता है कि साहब एक कंटेंट को रिमूव करो, मैं रिमूव करता हूँ। तो इसलिए आप मेरे बरखिलाफ कंप्लेंट करना करिए, लेकिन मेरे बरखिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो वो स्टैंड इंटरमीडिएट या जो आपका इन्फ्लुएंसर होता है ले सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ, मेरे पास एक केस आया जहां पर इस इन्फ्लुएंसर ने एक पेड प्रमोशन किया, नॉर्मल है, पैसे लिए किया, और उसमें उसने कुछ ऐसी चीज बोल दी जो फैक्चुअली गलत है। उस गलत चीज होने की वजह से किसी उसके जो यूजर्स हैं उनको नुकसान पहुंचा, तो यूजर्स ने क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल करी। वो तो हमें शो करना पड़ा कि साहब हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं, इंटरमीडिएट नहीं है, तो हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से बच गए। लेकिन हम रोक नहीं पाए। कानून भी क्या कहता है कि साहब मैं आपको सुरक्षा कवच दे रहा हूँ, मैं गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि कोई बंदा आपके बरखिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जो लोग तीर मारेंगे, अगर आपने सुरक्षा कवच पहन लिया तो आप डिफेंस आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग है, आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो सर, अब तक जितने हमने बात की है, और मैंने जो आपकी कुछ बुक्स भी पढ़ी है स्पेसिफिक टू आईटी एक्ट, जी, प्रोविजन सॉलिड है, काफी हद तक काफी चीजें समझ भी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं, और मैं जब खुद की भी प्रैक्टिस में देखता हूँ, थोड़ा गैप है। मतलब ठीक है, हमें ये पता है कि इसकी लाइबिलिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उस बंदे को लिटरली पकड़ना, उसके खिलाफ कितनी इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन हो सकती है, कन्विक्शन कितनी होगी, और प्रैक्टिकली कितना इजी है किसी भी आम नागरिक के लिए। मतलब कहीं आपको ये बहुत बड़ा गैप नहीं लगता दोनों में? बहुत बड़ा गैप है। कारण ये है
कि आप अल्टीमेटली एट्रीब्यूट कैसे करेंगे कि साहब ये गड़बड़ काम किसने किया है। एग्जैक्टली। आज हो क्या रहा है कि जितने लोग हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी एक्चुअल लोकेशन कहीं ना कहीं गाइस कर दी जा सके। और अक्सर ये वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स भारत के बाहर स्थित होते हैं, तो वो जानकारी पुलिस अधिकारियों को देते नहीं। तो बहुत बार हम पाते हैं कि हम बहुत सारे साइबर क्राइम कवरेज करते हैं, लेकिन कई बार वो डेड एंड पर इसलिए पहुंच जाते हैं कि वो जानकारी वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर से नहीं आती। तो एट्रीब्यूशन और दो पॉइंट्स को जोड़ना कि साहब ये साइबर क्राइम है, ये फला साइबर एक्टर ने किया है, उसको जोड़ने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जरूरत होती है, तो इनक्रिमिनेटिंग होना चाहिए। अगर वो साबित कर दिखाएं तब तो कार्रवाई आगे बढ़ सकती है, लेकिन अगर साबित नहीं कर पाए तो दिखाई कार्रवाई हम आगे नहीं कर सकते हैं। तभी एट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। मेरी जो किताब है साइबर लॉ 3.0, उसमें मैंने एक चैप्टर में स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि साहब इस तरीके से अगर आप जब प्रोसिक्यूशंस करते हैं तो एट्रीब्यूशन रिलेटेड चैलेंजेस को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिक्कत की बात है। इंटरनेट ने क्या किया है, इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बनाया है। तो जब आप ज्योग्राफी को हिस्ट्री बना देते हैं तब आप कहीं पर दुनिया भर में बैठकर किसी और नेटवर्क पर किसी और व्यक्ति को टारगेट कर देते हैं। तो जब आप ऐसा कर देते हैं तो इंटरनेट ने साइबर क्राइम को एक ग्लोबल फिनोमिनन बना दिया है। तो ऐसा तो नहीं कि आज आप हैक हुए तो हैकर भारतवर्ष में बैठा है, तो और भी बैठ सकता है। तो उसको आइडेंटिफाई करना और फिर उसको जोड़ना हैकिंग के साथ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें बहुत और काम करने की आवश्यकता है। इंटरनेशनली देखिए तो बुदापेस्ट कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप, लेकिन भारतवर्ष उस बुदापेस्ट कन्वेंशन का भी पार्ट नहीं है। तो मतलब 1/3 ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने तो बुदापेस्ट कन्वेंशन साइन कर रखा है, लेकिन 2/3 ने नहीं साइन कर रखा। लेकिन हाल ही में अब न्यू डेवलपमेंट्स आ रही है। यूनाइटेड नेशंस एड हॉक कमिटी ऑन साइबर क्राइम है, वो अब एक नया इंटरनेशनल कन्वेंशन लेकर आ रहा है टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर क्रिमिनल पर्पसेस। हो सकता है बड़ी ट्रीटी ज्यादा कारगर हो पाएगी, ज्यादा इफेक्टिव होगी और ज्यादा अडॉप्ट की जाएगी कंट्रीज द्वारा। सर अभी पीछे मेरे पास एक केस है जहाँ पर एक बंदा है, उसके 63 लाख चले गए एक स्टॉक मार्केट स्कैम में। और जब वो उसने ठीक है फॉलो ये सब कुछ किया तो उसको पुलिस ने कहा आपका जो क्रिमिनल है वो तो मलेशिया में बैठा है, भारत के बाहर। तो एंड आई नो कि साइबर है तो कोई ज्योग्राफी है नहीं, यहाँ पे ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो जब ऐसा केस होता है, बंदा बाहर बैठा है, वो क्राइम कर रहा है आपके साथ, तो हम क्या ही कर लेंगे? क्या ही कर लेंगे? अगर ये थॉट प्रोसेस से रह गए तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोगों का रहता है ये रियलिटी है। बट इसका ये तात्पर्य नहीं है कि मैं अपना कर्म नहीं करूँ। मेरा कर्म है, अगर मैं आज साइबर क्राइम का शिकार हुआ हूँ तो मुझे रिपोर्ट करना है। हाँ, रिपोर्टिंग कहाँ तक आगे जाएगी, तफ्तीश में क्या निकलेगा, उसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं। कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। कर्म हमारा ये है कि अगर मेरे मतलब साइबर क्राइम हुआ है तो मुझे चुप नहीं बैठना, मुझे शोर मचाना है, रिपोर्ट करना है। वो दौर चला गया। एक वो होता था अर्ली 2000 में, एक दौर होता था, हमारे पास बहुत से क्लाइंट आते थे कि हम साइबर क्राइम का शिकार हुए, हम कहते थे रिपोर्ट करते हैं, वो कहते नहीं रिपोर्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि भाई लोग क्या सोचेंगे, मेरी छवि इंपैक्ट हो जाएगी। लेकिन वो दौर अब चला गया है। आज तो दुनिया भर में चारों ओर साइबर क्राइम फैल चुका है और पोस्ट कोविड-19 तो गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम शुरू हो चुकी है। और ये गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम अगले कई दशकों तक चलने वाली है। तो इसलिए अब वो दौर खत्म हो गया कि आपने रिपोर्ट करना है या नहीं करना। आज लगभग हर एक व्यक्ति या तो साइबर क्राइम का शिकार हो चुका है या होने वाला है। ऑलरेडी मैं सोचता हूँ कि दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, जो जानते हैं कि वो साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं और जो नहीं जानते कि वो साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं। एक नया ओटीटी सीरियल आया है, जानता है, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। आई थिंक उसकी बाइलाइन जो है क्रिस्टल क्लियरली बताती है हमारा नंबर या तो आ चुका है या आने वाला है, फिर से भी आ सकता है, दोबारा भी आएगा। तो लिहाजा डरने की क्या बात है और शर्म करने की क्या बात है। हाँ, साइबर क्राइम हुआ है, गलती मेरी है, लेकिन मैं तभी बताऊंगा ताकि मेरे बताने से अगर आसपास के लोग और जागरूक हो पाए और इंश्योर कर सके कि वो ऐसी चीज को रिपीट ना करेंगे, तो काफी हद तक मैं भी कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। देखिए, साइबर क्राइम एक बहुत विशाल सी इशू है एंड अनफॉर्चुनेटली हम सोचेंगे कि सरकार ही सारी चीजें करेगी, ऐसा नहीं होने वाला। एवरीबडी ऑफ अस विल हैव टू कंट्रीब्यूट और शुरुआत घर से होगी। हमें अपने घर के लोगों को बताना होगा कि साहब ये नई नई चीजें हो रही हैं, आजकल फ्रॉड्स तो इतने जबरदस्त हो रहे हैं, आप उसकी इंतहा भी नहीं लगा सकते। कानून है, प्रोविजंस भी हैं, उनके अंदर कार्रवाई की जा सकती है, बल्कि साथ ही साथ आपको भी अवेयरनेस लेनी पड़ेगी। सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मैंने देखी है, दो चीजें होती है जी, किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया, आई एम श्योर जनता इससे काफी रिलेट करेगी। या तो रिपोर्टिंग में बहुत डिले होता है,
क्योंकि और जब बात करो आपने डिले क्यों किया, डिले मतलब 4-5 दिन का भी मैं डिले मानता हूँ। आपने डिले कर दिया, जब उनसे पूछते हैं वो कहते हैं सर उस टाइम हम इतने ट्रॉमाटाइज़ थे, इतना समझ ही नहीं आया आस-पास, कुछ हमें समझ नहीं आया तो हमें 3-4 दिन लगे रिकूप करने में, फिर हमने सोचा हम रिपोर्ट करते हैं। पहला ट्रेंड ये। दूसरा जिन्होंने टाइम से रिपोर्ट कर भी लिया, मान लीजिए टाइम से किसी लॉयर के पास चले जाते हैं, साइबर क्राइम कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। जैसे ही उनको आप वर्ड्स बोलते हैं, जैसे साइबर क्राइम कंप्लेंट हो गई, आप रिपोर्ट या कुछ भी अगर हम बात करें कि हम बैंक को भेजेंगे, आरबीआई को भेजेंगे, कोई भी फाइलिंग करेंगे, तो वो डर जाते हैं। उनको उनको लगता है हम सीधा कोर्ट जाना पड़ेगा। अब तो भैया 20-30 10 साल की बात है। हमारे तो 3 लाख ही गए, बट 3 लाख का मतलब ये नहीं है कि हम 10 साल तक कोर्ट में धक्के खाते रहे। तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। बट आपका इस पे क्या टेक है? मेरा टेक ये है कि आजकल अधिकांश लोगों के मनों में धारणा रहती है कि बॉस क्या करना है, छोड़ छोड़ दो। छोड़ दो। अच्छा 10-20 हजार हो छोड़ दो, 50 हजार हो, लाख हो, करोड़ हो, छोड़ने की बात बढ़ती नहीं है। तो आपको तो रिपोर्ट करना ही है। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जो लोग तुरंत रिपोर्ट नहीं करते, और तुरंत ना रिपोर्ट करने से आपका जो गोल्डन पीरियड विंडो होता है वो खत्म हो जाता है। गोल्डन पीरियड विंडो कितना है? देखिए, आज इस वक्त आज 12 बजे दोपहर में मेरे मतलब कंप्लेंट साइबर क्राइम हुआ। मेरा गोल्डन पीरियड पहले 2-3-4 घंटे का है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे अकाउंट से पैसे निकले और मैंने तुरंत 1930 कॉल किया, तो वो देखेंगे बैंकिंग चैनल में कहीं और पैसा है तो नहीं, अगर है तो उसे ब्लॉक करेंगे। अल्टीमेटली पैसा मेरे पास आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 2-3 दिन बाद सोचता हूँ चलो अब मैं रिपोर्ट कर दूं, तब तो वो पैसा जो है ऑलरेडी बैंकिंग चैनल से बाहर जा चुका है। तो चिड़िया तो खेत चुग चुकी है, उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। और मान लीजिए सर, जैसा हम पॉडकास्ट में बैठे हैं, कोई मीटिंग में है, उसके साथ 12 बजे उसके फ़ोन से नोटिफ़िकेशन आता है कि पैसे चले गए। उसने 3 बजे देखा है, 4 बजे अपना देखा। उसने अभी देखा है लेकिन क्राइम को 3, 4, 5 घंटे हो चुके हैं। जी। तब क्या हो? उसमें भी जिस वक्त आपने देखा तुरंत आपको एक्शन लेना है। पर टाइम तो निकल गया। टाइम निकल गया वो दूसरी बात है, बट क्लियरली ऐसा नहीं है कि आपके पास रेमेडी नहीं। कानून अब आपको एक दूसरी रेमेडी देता है। अक्सर जब पैसे जाएंगे बैंक अकाउंट से जाएंगे, और पैसे जब जाते हैं तो आपकी इजाजत के बगैर, आपकी नॉलेज या परमिशन के बगैर जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो हम बहुत सारे क्लाइंटों को एडवाइस करते हैं कि साहब आप आरबीआई की नोटिफिकेशन है उसके तहत आप कार्रवाई करिए। ये नोटिफिकेशन 2017 की है जिसे हम जीरो लायबिलिटी नोटिफिकेशन बोलते हैं। मुख्य तौर पर आरबीआई क्या कहता है? वो कहता है बॉस, अगर कोई ऐसा पैसा आपके अकाउंट से निकला है जो जिसके ताल्लुक आपकी गलती से नहीं है या आपने नहीं निकाला है, तो वो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है। अगर आप पहले 72 घंटों में लिखत में शिकायत करेंगे, पहले 3 दिनों में टू द बैंक, साहब ये अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है, मैंने नहीं किया, तो जितने पैसे गए हैं वो सारे पैसे वापस करने की जिम्मेवारी आपके अकाउंट में बैंक की है। सर आपने एक वर्ड किया गलती, नेग्लिजेंस। तो आई थिंक 99% केस में तो बंदा ही ओटीपी शेयर करता है, बंदा ही लिंक क्लिक करता है। ये तो कानून कहता है अगर आपने गलती नहीं करी तब तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर आपने गलती कर ली तब आपको पैसे नहीं मिल सकते। ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। बट कई बार ऐसा होता है कि आपने शेयर नहीं किया लेकिन किसी ने आपका नंबर मिसयूज कर दिया, आपका पिन मिसयूज कर दिया, आपके अकाउंट में हैक कर दिया, तो वहां पर आपकी कोई गलती नहीं है। वहां पर जहां पर गलती नहीं है तब कानून कहता है आपको पैसे मिलने चाहिए। लेकिन अगर आपने वॉलंटरली अपनी पिन दे दिया बिना सोचे समझे, तब तो आबेल मुझे मार, तब आपके मतलब लीगल रेमेडी नहीं होने वाली। तो सर जैसे अभी आजकल एक व्हाट्सएप स्कैम होता है, आपका नंबर एक्सेस कर लेते हैं जी। जो क्रिमिनल्स हैं और दूसरों को मैसेज भेजते हैं आप बन के कि मुझे पैसों की जरूरत जी। है, और वहां दूसरों का नुकसान हो जाता है क्योंकि दूसरे पैसे देते हैं। इस केस में अगर मान लीजिए जब बाद में पता लगा स्कैम हो गया और दूसरों ने आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी, तो क्या कर सकते हैं? आपको कंप्लेंट करना पहले जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप कंप्लेंट करेंगे तभी तो आप विक्टिम की कैटेगरी में आएंगे। अगर आप कंप्लेंट ही नहीं करेंगे, किसी और ने आपके खिलाफ पहले कर ऐसे कर दिया, तो जिसने आपका नाम, आपकी रेपुटेशन को देखते हुए पैसे दे दिए, उसका तो नुकसान हो गया और वो अल्टीमेटली आपको सू करेगा। हिसाब आपने क्या किया था, आपको इंश्योर करना था कि आप इस तरह की चीज को ना करें। तो आपको कहीं ना कहीं द मोमेंट पता लग जाए एक्शन लेना पड़ेगा। और हमारा ना प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ होता है हम तुरंत गूगल पे जाते हैं, कस्टमर केयर नंबर ढूंढते हैं, पहला नंबर आता है उसको कॉल कर देते हैं। पता लगता है कि आप एक फ्राइंग पैन से जंप करके आप आग के अंदर जंप कर गए, क्योंकि वो पहला नंबर ओरिजिनल नंबर नहीं होता, वो स्कैमस्टर्स का नंबर होता है, प्री प्लान होता है, जो साइबर क्रिमिनल्स एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ऊपर रखते हैं। और फिर पता लगा आप दूसरे साइबर क्रिमिनल गैंग के शिकंजे में आ गए और एक दूसरे साइबर क्राइम के शिकार हो गए। तो बेसिकली पैनिक नहीं करना है, कंसोलिडेट करना है, बहुत ज्यादा एडवेंचरस नहीं होना है, अपनी जानकारी, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। मेरे पास इतने केसेस आते हैं
और अक्सर मैं पाता हूँ कि क्लाइंट्स बहुत ज्यादा या तो ट्रस्टिंग हो जाते हैं या बहुत केयरलेस हो जाते हैं या प्रिज्यूम करते हैं कि साहब मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, साइबर क्राइम तो कोई दूर की बात है, मैं तो कभी इम्पैक्ट हो ही नहीं सकता, या मैं इतना इनसिग्निफिकेंट हूँ, इतना छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरे मतलब क्या होने वाला। तो कहीं ना कहीं जैसे आपकी सावधानी घटती है हटती है, तैसे ही और दुर्घटना लगातार घटती है। ये सिद्धांत मैं इतने सारे केसेस में लगातार देखता आया हूँ। एंड आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज पीपल हैव टू रियलाइज that they can always and they will always be made a victim of cyber crime. तो आपको जागरूक होना जरूरी होगा, अपने लीगल रेमेडीज आईटी एक्ट में जानने जरूरी होंगे, ताकि जब आप पर ये आक्रमण होता है तो आप तुरंत एक्शन लें। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात है कि आप सुरक्षा कवच पहन लें, अपनी सुरक्षा करें, अपने डेटा की, अपनी कंप्यूटर सिस्टम्स की, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की, ताकि जहां तक हो सके आप साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकें। सर, डिजिटल अरेस्ट की आजकल बहुत पॉडकास्ट वगैरह हर जगह अवेयरनेस भी हो रही है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के पीछे मैंने पर्सनली पैटर्न नोटिस किया। आप प्लीज बताइएगा अगर इसमें कुछ ऐड करना हो, कि हम लोग अथॉरिटी को देख के डर जाते हैं, बिना सोचे समझे एक्शन लेते हैं। अगर सामने कोई सो कॉल्ड पुलिस वाला बैठा है, आपको कोई सो कॉल्ड लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी से, सीबीआई से कॉल आ रहा है, तो हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, तो जो बोलता है मानते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या अथॉरिटीज की पावर्स का ही नहीं पता। तो आईटी एक्ट में चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई सीबीआई जैसे लेवल की हो, इनके पास क्या पावर्स रहती हैं, सो दैट अगर ये हमारी जनता को पता हो, तो कल को उनके साथ कोई भी पोटेंशियल स्कैम होने वाला हो, उनको पता हो कि यार ये तो इनकी पावर लॉ में मेंशन है ही नहीं। देखिए आईटी एक्ट में पुलिस को बहुत ज्यादा पावर्स दी गई है। हमारे यहाँ सेक्शन 78 है आईटी एक्ट, तो कहता है कि हर साइबर क्राइम को केवल एक पुलिस लेवल, इंस्पेक्टर लेवल का जो व्यक्ति है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। सन 2000 में जब हमने लॉ पास किया था तब ओनली डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही इन्वेस्टिगेट किया जा सकता था। लेकिन 2008 में हमने देखा कि साइबर क्राइम की तादाद इतनी बढ़ गई है कि आपको एटलीस्ट पुलिस इंस्पेक्टर को ऑथराइज करना चाहिए। लेकिन अब तो चारों ओर त्राही त्राही मच चुकी है, साइबर क्राइम चारों ओर फैल चुका है। तो अब मुझे लगता है इस अमेंडमेंट में भी, इस प्रोविजन में अमेंड लाने की आवश्यकता है, ताकि आप सब इंस्पेक्टर लेवल लोगों को भी लीगली ऑथराइज करें। हाँ, आपने सही कहा, डिजिटल अरेस्ट में लोग डर जाते हैं, और देखिए डर और पैनिक हम लोगों की जिंदगी का हिस्सा पोस्ट कोविड-19 बन चुका है। ये साइबर क्रिमिनल्स इसी डर, इसी पैनिक को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वेपनाइज करते हैं, और आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है आपको जागरूक होने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 100% सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि 100% सिक्योरिटी है ही नहीं। लेकिन अगर आप कानून के प्रावधानों को जानेंगे, अगर आप ब्रॉडली स्पीकिंग अपने लीगल रेमेडीज, अपने जो लीगल प्रोविजंस हैं, उनके ब्रॉड कॉन्टूर्स के साथ वाकिफ होंगे, तो काफी हद तक आप इस तरह की जो अनवांटेड सिचुएशंस हैं उसमें फंसने से बच पाएंगे। सर, किसी के साथ साइबर क्राइम होता है, और साइबर क्राइम हुआ, जनरली लोग 1930 cybercrime.gov.in करते हैं, साइबर क्राइम सेल जाते हैं और वहां पे भी अपनी ड्यूटी करते हैं, फाइल कर देते हैं अपनी कंप्लेंट। जी। अब ये करने के बाद लोग कहते हैं ठीक है, इनफ है। आपको क्या लगता है कि एक कॉम्पिटेंट साइबर लॉयर के पास जल्द से जल्द जाना कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हो या कोई आपकी ऑनलाइन बदनामी कर रहा हो? आज की तारीख में द मोमेंट आप किसी भी साइबर ऑफेंस, साइबर क्राइम के शिकार होते हैं, तो आपको तुरंत साइबर लॉयर के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको टेक्निकलिटीज नहीं पता, ये ब्रॉड चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साइबर लॉयर के पास जाएंगे जो एक्सपीरियंस्ड होगा, तो आपको टेक्निकल नुआंसेस, लीगल पैरामीटर्स की बता पाएगा, आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाएगा। होता क्या है ना कि आप तो अपनी नॉर्मल जिंदगी में बिजी हैं, एकदम आपके साथ कोई साइबर हादसा हो गया, आप सोचते हैं कि साहब मुझे सब कुछ पता है, आपको सब कुछ नहीं पता है। तो एक साइबर लॉयर है जो अक्सर आपको बताता है। मेरे पास इतने केसेस आते हैं जहां पर लोग तब वापस आते हैं जब पूरा बेड़ा गर्क हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं हमें तो सब कुछ पता है, हमने गूगल में पढ़ लिया है, हमने एआई से ले लिया है, तो मुझे लॉयर के पास जाने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर लोग गलती करते हैं। आपके पास जब आप साइबर लॉयर के पास जाएंगे तो एटलीस्ट आपको करेक्ट एडवाइस मिलेगी। अच्छा, ये एडवाइस नॉर्मल वकील भी दे पा सकता है, लेकिन उसके पास उतनी क्षमता मौजूद नहीं है, क्योंकि जो साइबर लॉयर होता है उसकी ट्रेनिंग होती है, वो स्पेसिफिकली साइबर स्पेस एलिमेंट्स के साथ डील करता है, उसको प्रैक्टिकल न्यूएंसेस का पता है, तो वो आपको अक्सर बता सकता है कि आपको तुरंत क्या करना है। और सारी कहानी उस दौर की होती है कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म पर आई है, आपने उसमें ट्रेन में चढ़ जाना है। अगर आपने ट्रेन को मिस कर दी, तब
आपको नहीं पता कि अगली बार वो ट्रेन आएगी या नहीं आएगी। तो इसलिए साइबर लॉयर के पास जाना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे साइबर लॉयर्स आ रहे हैं। हाँ, एक और दौर भी आ गया है। आजकल वो दौर है, हर व्यक्ति कहता है मैं साइबर लॉयर हूँ, हर व्यक्ति कहता है मैं साइबर लॉ एक्सपर्ट हूँ। कृपया आप शोध कर लीजिए ऑनलाइन। आइडेंटिफाई कैसे करना था सर डिफरेंशिएट? एक अगर मैं आम नागरिक हूँ, बहुत जैसे नॉर्मल लॉयर्स भी हैं, हर कोई कहता है मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, हर लॉयर की एक स्पेशलाइजेशन होती है, जी, बट वो और भी चीजें ऑफर करते हैं। बट एज मान लीजिए कोई भी आम नागरिक है, आपके साथ अगर कोई साइबर क्राइम हुआ है तो ये कैसे पता लगाया जाए कि मेरे को इनके पास जाना चाहिए, या मतलब डिफरेंशिएट कैसे किया जाए कि ये कॉम्पिटेंट है? देखिए डिफरेंशिएशन के लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति विशेष की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्रेडेंशियल्स क्या है, क्या वो काम कर चुके हैं, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है, और उनके बारे में लोग क्या कहते हैं। ये ब्रॉड पैरामीटर्स है, या जिनको आपने देख रखा है, जिनसे आप कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हैं, उनके पास भी जा सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है आजकल, लगभग हर व्यक्ति कहता है मैं साइबर लॉ एक्सपर्ट हूँ, हर व्यक्ति कहता है मुझे सब कुछ मालूम है और आप मेरे पास आ जाइए। आप कहीं ना कहीं वहां जाकर गलत हाथों में ना फंस जाएं, बिकॉज आपको केवल एक्सपीरियंस्ड साइबर लॉयर के पास जाना चाहिए, जो वेल क्वालिफाइड हो, जिनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज हो, जो आपको टेक्नो लीगल एस्पेक्ट्स को पूरी तरीके से बता सकें, क्योंकि वो व्यक्ति बेस्ट सूटेड होंगे आपको प्रॉपरली एडवाइस करने के लिए और आपको सही रिलीफ दिलाने के लिए भी। ऐसा नहीं है कि दूसरे लॉयर्स आपका काम नहीं करेंगे, जरूर स्पेशलिस्ट करेंगे, है। लेकिन आपको अपने मैटर में अपने आप को गिनी पिग नहीं बनाना चाहिए कि पता लगा आपके मैटर के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन किया जा रहा है। वो दौर अब खत्म हो गया है। स्पेशलिस्ट, आज मेरे पास हार्ट की प्रॉब्लम है तो मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना है। मैं नॉर्मल डॉक्टर के पास जरूर चला जाऊंगा, लेकिन शायद इतना इफेक्टिव नहीं हो पाऊंगा। सर्जरी के लिए तो आपको ही जाना। आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, सर्जन के पास जाना पड़ेगा, जो स्पेसिफिक ये काम कर सकता है। तो साइबर के इकोसिस्टम में आपका जो साइबर सर्जन है वो साइबर लॉयर है। वो साइबर लॉयर आपको जो मदद कर सकता है समय अनुसार, वो कोई और नहीं कर सकता, और जो आपको गाइडेंस देगा वो बहुमूल्य हो सकती है, ना केवल उस एपिसोड के लिए बल्कि आजीवन के लिए भी। सर रोहित शर्मा है, उन्होंने डबल सेंचुरी मारी क्रिकेट में, तेंदुलकर ने पहले मारी थी, फिर उन्होंने 3 मारी है। डबल सेंचुरीज हमने क्रिकेट में बहुत सुनी, बट बुक्स के मामले में मैं पहली बार सुन रहा हूँ। एंड 200 बुक्स, मतलब ठीक है 25 साल एक लंबा टाइम होता है, बट 200 बुक्स लिखना एंड इतनी वॉल्यूम के साथ लिखना, मतलब आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मैं पहली बार तो बुक्स लिखूंगा, दूसरा 200 बुक्स तक का ये मतलब कोई टारगेट था, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। मैंने जब मिड 90s में साइबर शुरू किया तो मैं अक्सर कंटेंट ढूंढता था, किताबें ढूंढता था, लेकिन उस वक्त साइबर लॉ डेवलप हो रहा था, कोई किताबें थी नहीं। तो मैंने कहा कि साहब किताबें नहीं है तो चलिए मैं थोड़ा अपना योगदान देता हूँ। तो सुबह 1 घंटा बैठता हूँ, और 1 घंटा बैठने में हर रोज एक आदत है कि बैठ के कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो जब आप करीबन 30 एक साल तक लिखते रहते हैं कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग उसका इम्पैक्ट हो जाता है, आप किताबें लिख पाते हैं। और मैंने देखा है कि साइबर लॉ में आज लगभग 30 साल बाद भी मैं बिल्कुल जीरो हूँ। क्यों? क्योंकि इतना सब जानने के बाद भी मुझे लगता है कि मुझे इतना कुछ नहीं पता है। जीरो है, एक मिनट, तो एक आपने कहा जीरो है आप 200 बुक्स के बाद। आजकल जब खास करके कर जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स अपनी लॉ करते हैं, मास्टर्स करते हैं, और उनको मान लीजिए प्रैक्टिस में 1-2 साल हो जाते हैं, वो कहते हैं जी हम तो मतलब काफी कंप्लेसेंट हो जाते हैं, और आप कह रहे हैं 200 बुक्स के बाद भी आप जीरो मानते हैं। उसका कारण ये है कि टेक्नोलॉजी और ये फील्ड इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि आपको कोप अप करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, आपने कुछ चीजें पता है, आपने लिख ली, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है, उसके साइबर लीगल नुआंसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तो आज जब मैं रात को 8 घंटे के बाद उठता हूँ तो बहुत एक अनईजी से उठता हूँ। क्यों? मुझे लगता है पिछले 8 घंटों में पूरी दुनिया भर में क्या क्या हो गया, एटलीस्ट हम कैचअप करने में मुझे समय लगेगा। दूसरा, इस फील्ड में एक बहुत मैसिव एक्सप्लोजन होता जा रहा है। जब मैंने शुरू किया था तो साइबर लॉ बहुत छोटा सा फील्ड था, आज इतना विशाल फील्ड हो गया है कि उसके अंदर बहुत सारे सब डिसिप्लिन आ गए हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी लॉ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ, ब्लॉकचेन लॉ, साइबर क्राइम लॉ, डेटा प्रोटेक्शन लॉ। तो हर एक की अपनी अलग न्यूएंसेस हैं, अलग गहराइयां हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे लगता है कि मेरी एक्चुअल लेवल ऑफ नॉलेज बहुत ही मिनिमल है, और आपको और बहुत कुछ करना है क्योंकि फील्ड इतनी तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली वो कहते हैं ना कि जितना आप ज्यादा पढ़ें, जितना आप ज्यादा लिखें, उतना ही आपको लगता है कि आपको नहीं पता है, और जब आप कुछ नहीं लिखते तब तक आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ईश्वर की थॉट प्रोसेस थी उसका एक वो मैं कहता हूँ एक दिशा निर्देश था, आपने करना है, मैं करता गया। मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं था कि साहब मुझे 100 लिखनी है, 150 लिखनी है, 200 लिखनी है। मैंने कहा अपना काम करते चलो, जो होता जाएगा होता है। सर आपने उस टाइम पे मिड 90s आपको साइबर लॉ का एक आपको आइडिया आया, एंड इंटरनेट पे आई थिंक उसी के टाइम अराउंड आया था।
तो ये एक यंगस्टर्स के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज़ अगेन यंगस्टर्स इंस्पिरेशन होते हैं एंड आपने उस टाइम पे वो चीज़ देखी जो और कोई नहीं देख रहा था। ऐसा क्या दिमाग में आया? और आई एम श्योर जब आपने इसको चालू किया होगा तो आपको आस-पास से बोला भी गया होगा टिपिकल कि ये कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? वहाँ वो मोटिवेशन बोल लीजिए, ग्रिट बोल लीजिए, वो कहाँ से आई? देखिए, मैंने वकालत शुरू की थी 1988 में और 30,000 से वकालत शुरू करी जो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 1988 इज़ 1988 1988 और उस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू करी। उस जमाने में कुछ होता ही नहीं था और मैं तो आर्ट स्टूडेंट हूँ, कभी साइंस पढ़ी नहीं थी, मैथमेटिक्स से दूर दूर भागते थे और मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि विधि का विधान कुछ इस तरह होता है, डेस्टिनी। डेस्टिनी, कि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आ गए जो सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स अर्ली 90s में, तो उसमें मुझे मेरा इंटरेस्ट शुरू हो गया। फिर इंटरनेट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 15 अगस्त 1995। मैं बहुत जल्दी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। 2 महीने तो मैडनेस थी क्योंकि आपने इस तरह का पैराडाइम कभी देखा ही नहीं था। तो दिन हुई रात हुई, आई वाज अमेज्ड बाय दिस पैराडाइम। लेकिन बहुत जल्दी मुझे रियलाइज हुआ, मैं तो लॉयर हूँ, देखता हूँ इसमें क्या कोई लीगल रैमिफिकेशंस है, और देखा कि उस जमाने में साइबर लॉ शुरू नहीं हुआ था, होने वाला था। तो मैंने कहा कि साहब ये अच्छा फील्ड है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये नेटवर्क बहुत बढ़ेगा और इसलिए लीगल न्यूआंसेस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो मैंने इसमें फोकस करना प्रारंभ किया। मेरे पिताजी जो खुद लॉयर थे, उनके अनुसार ये ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि आप क्यों समय वेस्ट कर रहे हैं और आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस इम्पैक्ट होगी। तो मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं नॉर्मल प्रैक्टिस को इम्पैक्ट नहीं होने दूंगा, लेकिन अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज को कंटेल करूंगा ताकि मैं इस पर फोकस कर साइड हसल। साइड हसल। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करता गया और फिर .com बूम आ गया। उस वक्त फिर चीजें, मैं उस जमाने में बात कर रहा हूँ जब कुछ चंद हजार ही इंटरनेट यूजर्स होते थे भारतवर्ष में 1985 में, जब मैं इंटरनेट से इंट्रोड्यूस हुआ था। और फिर .com बूम हो गया, फिर बस्ट हुआ और फिर मोबाइल रेवोल्यूशन आया और उसके बाद तो सोशल मीडिया आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो चीज लगातार बढ़ती गई। मेरा दृढ़ संकल्प और विश्वास था शुरू में कि बॉस ये चीज बहुत बड़ी होने वाली है, लेकिन मुझे तब भी नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी हो जाने वाली है। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं एक साइबर लॉ में फोकस करता हूँ और मुझे लगता है कि जैसे नेटवर्क बड़ा होगा इस लॉ की ज्यादा आवश्यकता होगी। बट मुझे कभी परिकल्पना में भी मौजूद नहीं था कि साहब ये इतना बड़ा हो जाएगा कि साइबर लॉ हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाएगा और चाहे आप कुछ करें या ना करें, आपको साइबर लॉ की जानकारी होनी पड़ेगी। तो आई थिंक आई हैव नो रोल टू प्ले, इट्स डेस्टिनी दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर डूइंग व्हाट इट इज। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक बंदे की स्क्रिप्ट लिखी होती है, हम तो आके उस स्क्रिप्ट को सिर्फ निभाते रहते हैं, कुछ इस तरह की बात होती है। सर आपने बात की ग्रोथ की, इतनी ग्रोथ हो गई है एंड आई थिंक अभी एआई लास्ट 2-3 साल से बहुत बूम हो गया है जी। और किसी ने भी नहीं सोचा था कि एआई इतना बढ़ जाएगा। अब जब इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आई थिंक ह्यूमन हाइपोथेसिस तो हमेशा फेल ही होता है। उसको हमें लगता है इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इतनी बढ़ जाती है। इस केस में हम लॉज़ की जब बात करते हैं, हमारे करंट मैं सिर्फ अगर आईटी एक्ट की बात करूँ, कितना इक्विप्ड है और अगर कहीं अगर नहीं भी है, तो क्या-क्या इसमें एडिशंस हो सकती हैं? मेरी बहुत सारी किताबों में मैंने आईटी एक्ट के अलग अलग पहलुओं पर, इनएडिक्वेसीज पर कमेंट्री कर रखी है। अगर आप साइबर लॉ वाली ये किताब देखें, इसमें भी स्पष्ट तौर पर एक चैप्टर है कि व्हाट आर द इनएडिक्वेसीज और द ग्रे जोन्स ऑफ द आईटी एक्ट। आईटी एक्ट जब बना था सन 2000 था, विजन अलग थी, समय अलग था, तो वो कामयाब हो गया। लेकिन टेक्नोलॉजी अब इतनी तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही है और आज आपके पास आईटी एक्ट मदर लेजिस्लेशन बन चुका है। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि इस आईटी एक्ट को अमेंड कर सके। कैसे करें? टू इनकॉर्पोरेट जेनरिक ब्रॉड प्रोविजंस। हर वक्त तो टेक्नोलॉजी बदलेगी, हम हर वक्त तो पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर हम कानून को इतना ब्रॉड जेनरिक बना पाएंगे तो आने वाले समय में वो टाइम प्रूफ, फ्यूचर प्रूफ हो पाएगा। तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज आएंगी लेकिन लीगल सिद्धांत है वो एप्लीकेबल जरूर हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक लॉ है। भाई फॉर एग्जांपल ये कहता है कि साहब डिजिटल सिग्नेचर यानी कि असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन, तो एक तो टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होना पड़ेगा। दूसरा, जो नई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज है उसकी कवरेज आपको लानी पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लॉ में कवर है ही नहीं और मैं ब्लेम ही नहीं करता हूँ गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को, क्योंकि 2000 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ही नहीं हो रही थी। उस वक्त तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विंटर चल रहा था, तो उसके बाद ही डेवलपमेंट शुरू हुई। सिमिलरली ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम, इसका जिक्र ही नहीं है और इसकी जो लीगल नुआंसेस है वो भी इस लॉ में कवर नहीं होते। तो इस लॉ को आपको अमेंड करना पड़ेगा ताकि आप जो उभरती हुई नई टेक्नोलॉजीज है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, उसकी लीगल नुआंसेस को आप कवर कर सकें। पहली बात। दूसरा, हमारे यहाँ
साइबर क्राइम को लेकर डेडिकेटेड कानून नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग बॉलीवुड मसाला फिल्म से बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं, तो मैं आईटी एक्ट को भी एक बॉलीवुड मसाला लेजिस्लेशन बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे बॉलीवुड मसाला फिल्म में रोमांस होता है, कॉमेडी होती है, ड्रामा होता है, एक्शन होता है, यहाँ पे भी हमने जब आईटी एक्ट बनाया, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे कुछ डाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पे कुछ डाल दिया, कुछ साइबर क्राइम पे डाल दिया। तो इस बॉलीवुड मसाला फिल्म अप्रोच में जरूरत है कि जो साइबर क्राइम की कवरेज है उसको बढ़ाया जाए। आइडियली बेस्ट हो कि हम लोग एक डेडिकेटेड साइबर क्राइम लॉ लेकर आए, लेकिन ना भी लेना चाहें तो एटलीस्ट जो हमारे यहाँ चैप्टर नंबर 11 है आईटीआई, उसकी कवरेज को बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने अमेंड किया था लॉ, 2008 की बात थी, 2008 से 2025 तक जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। विभिन्न प्रकार के नए साइबर क्राइम्स उत्पन्न हो चुके हैं, तो मुझे लगता है उनकी कवरेज होनी जरूरी है। तीसरा, ये इंटरमीडिएरी लायबिलिटी प्रोविजंस को आपको और कड़े रुख से देखना पड़ेगा। आज हो क्या रहा है, आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि भारत एक बहुत विशाल मार्केट बनती जा रही है, तो हर कंपनी आकर अपनी सेवाएं तो यहाँ देना चाहती है, लेकिन जब आप उसे कहें कि कानून का पालन करो तो वो नहीं करना चाहती, लायबिलिटी नहीं लेना चाहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं लेना चाहता। मुझे लगता है उस ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को आपको बरकरार करने के लिए कानून को सख्त करना पड़ेगा। चौथी महत्वपूर्ण बात कि ये जो हमारे यहाँ इश्यूज ऑन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गए हैं, उसको कहीं ना कहीं हमें सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता होगी। पांचवी महत्वपूर्ण बात, आज आपको डेडिकेटेड साइबर कोर्ट्स की आवश्यकता है, जो आज है ही नहीं। आजकल नॉर्मल साइबर मैटर भी नॉर्मल अदालतों में जाते हैं और कई साल, कई दशक लग जाते हैं साइबर मैटर्स को डील करने में। मुझे लगता है आपको एक्सपीडिशियस डिस्पोजल के लिए साइबर कोर्ट्स होनी चाहिए, जो स्पेसिफिकली आपको साइबर मैटर्स को डील कर सके। कहीं ना कहीं आज हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के न्यूएंसेस फिलहाल आईटी एक्ट में कवर नहीं हो रखे, उसको कवर करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ डेटा प्रिवेंशन और डेटा प्रिजर्वेशन एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है। सरकार को पावर तो दी गई थी कि साहब आप डेटा प्रिजर्वेशन के लिए समय निर्धारित करिए, लेकिन पिछले 25 सालों में हम लोगों ने निर्धारित ही नहीं किया कि कितनी देर तक डेटा रिटेन होना चाहिए, तो वो प्रोविजंस को लाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस लॉ को ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाने की आवश्यकता है, ताकि ये तारसंगत हो सके एग्जिस्टिंग ग्राउंड रियलिटीज के साथ, कहीं ना कहीं टॉपिकल हो सके, अडैप्ट कर सके। और मदर लेजिस्लेशन है ना, तो आपको मदर लेजिस्लेशन को और ब्रॉड बनाना पड़ेगा, ताकि विभिन्न प्रकार की नई अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजीज, पैराडाइम्स इसके दायरे में आ सके। सर आई थिंक आपने एक बहुत अच्छा एक पॉइंट आपने मेंशन किया कि ये आई थिंक कि तीन पार्टीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेम गेम तो बहुत आसान है कि जी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लोगों ने कुछ नहीं किया, बट आई फील गवर्नमेंट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, कोर्ट्स एंड आम जनता, ये तीनों जब सेम पेज पे रहेंगे तब जाके कुछ काम बनेगा। क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं इतनी क्वालिटी हमारी है, हमारे एड आते हैं, जो कैंपेन्स होते हैं साइबर क्राइम्स के अवेयरनेस के लिए, वो इतना हो रहा है, फिर भी क्राइम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर ये तीनों सेम पेज पे रहेंगे तब जाके कुछ बात बनेगी। ब्लेम गेम से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल आप सही कहते हैं, तो इन्हें कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, सारे स्टेक होल्डर्स को बताने की जरूरत है। तो मैं लॉयर हूँ, हमको शुरू से बताया गया कि साहब दुनिया की सबसे बड़ा अदालत है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हेग में, और हम उस परसेप्शन से ग्रो किए। तो कुछ साल बाद जब मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को ट्रेनिंग करने लगा, तब मुझे लगा कि साहब वहां पर भी उस लेवल पर कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है। उन्हें बहुत सारी साइबर न्यूएंसेस नहीं पता थी जो हमने उनको बताई। तो ये तमाम सारे स्टेक होल्डर्स को ज्यादा सेंसिटाइज करना पड़ेगा, अवेयरनेस कैंपेन करना पड़ेगा। सरकार के बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स के साथ जब मैं जुड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आपको लोगों को जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और लोग जब तक उसके साथ पूरी तरीके से जुड़ेंगे नहीं, वो इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे लगता है कि केवल सरकार का ही रोल नहीं है, आपके 3 सेक्टर्स हैं, लॉ एनफोर्समेंट, जुडिशरी एंड द पीपल, ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट। लेकिन थॉट प्रोसेस क्या रहती है कि साहब कोई भी कैंपेन बनाना सरकार बनाएगी। सॉरी, आज इंटरनेट मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो मेरी जिम्मेवारी है कि मुझे देखना है कि मैं और मेरा परिवार इस इंटरनेट से किस तरीके से सशक्त रह सके। तो कई साल पहले, मैं बहुत सालों से सरकार को बोल रहा हूँ कि अब वो टाइम आ गया है कि आपको साइबर लॉ और साइबर सिक्योरिटी की एजुकेशन पहली स्टैंडर्ड से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बच्चों को बड़े छोटे उम्रों में आपने ये डिवाइसेस देनी शुरू कर दी है। तो इसलिए अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, एजुकेशन बहुत जरूरी है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैं साइबर लॉ में था, मैंने कहा कौन इंटरेस्ट करेगा साइबर लॉ, चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, उसका नाम था cyberlawuniversity.com। मैंने 37 कोर्स रिकॉर्ड किए ऑनलाइन, और वो ऑनलाइन करके छोड़ दिए। इंटरनेशनल ओरिएंटेड कोर्स की
और भूल गया। करीबन 6 साल बाद जब मैं वापस रिविजन करता हूँ तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज हो गया। व्हाई? मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्यों? क्योंकि 6 सालों में ये कोर्सेज को लगभग 32,500 प्रोफेशनल्स जो 176 कंट्रीज से आते हैं वो ये कोर्स कर चुके हैं और जो 53 राष्ट्रीय भाषाएं बोलते हैं। सो दीज फिगर्स आर टेलिंग अस दैट देयर इज अ नीड फॉर मैसिव कैपेसिटी बिल्डिंग। आज वो दौर खत्म हो गया कि आपने किसी को ज्ञान देना है। आज किसी को ज्ञान की आवश्यकता नहीं। हर बंदा चाहता है बॉस इसमें मेरा क्या असर होने वाला है, मुझे कैसे इम्पैक्ट करेगा और मुझे क्या करने की आवश्यकता है। तो ये प्रैक्टिकल सेल्फ हेल्प कोर्सेज बहुत जरूरी हैं। सरकार भी कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी कर रहे हैं, बट मोर अवेयरनेस वी कीप अबाउट साइबर लॉ द बेटर इट विल बी। सर सेक्शन 65B ऑफ द एविडेंस एक्ट, ये लोगों को मेरे को लगता है पता होना चाहिए, क्योंकि ठीक है अब कोई कहेगा मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं लॉयर तो हूँ नहीं, लेकिन जब भी आप कोई प्रोसीडिंग में जाते हैं, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करते हैं, तो इस पर एक बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ता है। तो सर ये क्या है सेक्शन? देखिए सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट में आईटी एक्ट लेकर आया सन 2000 में। कानून कहता है कि हर वक्त पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़े बड़े कंप्यूटर्स आप अदालतों में ले जाएं और उठा के लेके जाएं, अदालत को दिखाएं। तो कानून बात करता है कि अब जब आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रस्तुत करना है अदालत में, तब आप कंप्यूटर आउटपुट की बात करते हैं। कंप्यूटर आउटपुट मतलब एनी आउटपुट विच इज जनरेटेड बाय कंप्यूटर, चाहे कंप्यूटर से आपने प्रिंट आउट ले लिया है, पेन ड्राइव पे कंटेंट ले लिया है, फ्लॉपी डिस्क पर ले लिया है, कुछ भी कर लिया है, हार्ड डिस्क पे ले लिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गया है। कानून बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है बहुत ज्यादा नाजुक है, कहीं पर भी टैंपर हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। तो इसलिए मैनिपुलेट ना हो, इसलिए आपको सर्टिफिकेशन देने की जरूरत है। तो सेक्शन 65 भी बोला करता था कि साहब जब आप कोई भी कंप्यूटर आउटपुट अदालत में देना चाहते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट किया और मैं प्रिंट आउट लेकर अदालत पहुंचा, तो मुझे उस प्रिंट आउट के साथ साथ एक सर्टिफिकेट देना था सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट, जो स्पष्ट तौर पर कहता है कि साहब मैंने ये कंप्यूटर आउटपुट, ये प्रिंट आउट फला कंप्यूटर से निकाला है, फला डॉक्यूमेंट था, फला कंप्यूटर की रेमिफिकेशन थी, उसकी पैरामीटर्स थे, और मैंने इस तरीके से उसको प्रिंटर पे प्रिंट कमांड दी और वो प्रिंटर निकल के आया। और जब ये तमाम सारा प्रोसेस हुआ, मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, कोई टैंपरिंग, ऑल्टरेशन, मैनिपुलेशन नहीं। वो सर्टिफिकेट जैसे आप देते हैं, कानून बोलता है कि आपके प्रिंट आउट को अब मैं डॉक्यूमेंट मानता हूँ और वो एडमिसिबल हो जाता है अदालत में। ये बात चलती रही सन 2000 से लेकर 2024 तक, क्योंकि यही लॉ था। और हम लोगों ने लॉ कहां से लिया? हम लोगों ने ये टीपा था यूके के एक लॉ से, लेकिन यूके ने सन 2006 में उस लॉ को खत्म कर दिया, लेकिन हम उस लॉ को लगातार भारतवर्ष में चलाते रहे 2024 तक। वो तो जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया, तब उसके 10 पश्चात उसके बाद हमने देखा कि अब नई रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ आ गई है। वी हैव द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वी हैव सेक्शन 63(4) व्हिच इज नाउ रिक्वायर्ड टू गिव अ न्यू सर्टिफिकेट। लेकिन इस लॉ में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी हैं, घटी नहीं है। उस जमाने में जब आप 65B सर्टिफिकेट दिया करते थे, एक आदमी एक सर्टिफिकेट देता था। इस नए लॉ में अब 2 आदमी एक सर्टिफिकेट देंगे, एक यूजर देगा, दूसरा आईटी एक्सपर्ट देगा। दोनों अपने सर्टिफिकेट में टेक्निकल पैरामीटर्स परिभाषित करेंगे और वो टेक्निकल पैरामीटर्स मिलने चाहिए। अगर वो उनका मिलान नहीं होता, मिलाप नहीं होता, तो वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं माना जाएगा। तो अब ये जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कानून आया है, उसने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रूव करने की प्रक्रिया को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना दिया गया है। और मुझे लगता है इसलिए प्रैक्टिकल चैलेंजेस लोगों को आएंगे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रस्तुत करने में, एडमिसिबल बनाने में और अदालत में साबित करने में। क्योंकि अगर आपने दाखिल भी कर दिया तो वो एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है। उसके बाद आपको कटघरे में आना पड़ेगा और कटघरे में आकर आपको एक हॉस्टाइल क्रॉस एग्जामिनेशन फेस करना पड़ेगा। अगर आप हॉस्टाइल क्रॉस एग्जामिनेशन में बैठ गए, कोलैप्स हो गए, तो आपका जो भी कंप्यूटर आउटपुट है वो 0 हो जाएगा और वो मान्य नहीं होगा। तो लाइफ आज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। आप जितने भी आप श्रोता हैं जो आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से डील कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज आप जो न्यू प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं उनका पालन जरूर करें। मेरी किताब है द इंडियन लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जिसमें मैंने स्पष्ट तौर पर इस तरह की पहलू को जिक्र किया है। और जब केसेस भी आते हैं तो मैं देखता हूँ कि क्लाइंट्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रॉपरली डील नहीं करते और अक्सर उसमें कहीं ना कहीं छेड़खानी शुरू कर देते हैं। अगर आप ओरिजिनल एविडेंस में छेड़खानी शुरू करेंगे
तब आपने ओरिजिनल एविडेंस को टैंपर कर दिया और कानून कहता है कि मैं इस एविडेंस को अब नहीं मानूंगा। तो वो प्रॉपर्ली आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो ध्यान भी आपको साइबर लॉयर ही बताएगा, जो आपको बताएगा क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेनी है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपका जो डेटा है, आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो सही रह सके और उस पर कोई मैनिपुलेशन या ऑल्टरेशन की एलिगेशन ना आए। थैंक यू सो मच सर, ये कंप्लीट मास्टर क्लास रही है। दो आई एम श्योर कि अभी तो आईटी एक्ट हमने 2% भी नहीं छेड़ा, बट स्टिल आई एम श्योर यूजर्स को काफी इसमें एक न्यू इंसाइट्स मिले हैं और जो बेसिक मिथ्स होती है, क्वेश्चंस होते हैं, उसका आंसर मिला है। तो सर बिफोर एंडिंग एक लास्ट क्वेश्चन मेरा हर किसी गेस्ट से रहता है कि 3 ऐसे स्टेप्स या 3 ऐसी चीजें जो हमारी जनता जो है अभी प्रैक्टिकली इजीली इंप्लीमेंट कर सके विद रिस्पेक्ट टू द आईटी एक्ट। विद रिस्पेक्ट टू आईटी एक्ट 3 चीजें अगर आपने इंप्लीमेंट करनी है तो इस प्रकार से है। पहला, आपने अपनी कोई जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। क्यों? अगर आपने शेयर की और उसका दुरुपयोग हो गया तो आप साइबर क्राइम के शिकार बन जाएंगे। इन एनी केस अगर उसका मिसयूज हुआ तो आपकी लायबिलिटी तो हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि कानून कहता है आपकी कंप्यूटर रिसोर्स है, आपकी डिवाइस है, गड़बड़ हुई जिम्मेवारी भी आपकी। तो इंश्योर करें, सेल्फिश हो जाएं, अपने कंप्यूटर रिसोर्सेज को, अपने पासवर्ड्स को किसी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, पहली चीज। और उसको एक आजीवन एक थंब रूल बना लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं लीगल लायबिलिटी में आ जाएंगे और अपने आप को सेल्फिश बनाएंगे, तो काफी हद तक इंसुलेट कर पाएंगे लीगल लायबिलिटी से। पहली बात। दूसरी बात, अंधाधुंध होके कोई भी जानकारी पर आपने विश्वास नहीं करना, चाहे वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक क्यों ना नजर आए। और खास तौर पर कोई भी जानकारी को बिना उसको पुष्टि किए हुए आपने फॉरवर्ड नहीं करना है, किसी को ट्रांसमिट नहीं करना है, वरना उसकी भी लीगल लायबिलिटी आपकी होगी। तीसरी बात, जाने अनजाने में भी कानून का उल्लंघन नहीं करना है, कोई क्राइम नहीं करना। ये नहीं सोचना कि साहब कौन देख रहा है, मैं कैसे पकड़ा जाऊंगा, मैं तो भारतीय जुगाड़ स्कूल का विद्यार्थी हूँ, जुगाड़ कर दूंगा। देखिए, साइबर में जुगाड़ नहीं चलता। जब आप जुगाड़ करेंगे तब आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की फोर्जरी करेंगे, वो सेपरेट ऑफेंस हो जाता है, उसमें 7 साल की सजा है। तो कोशिश करें कानून का उल्लंघन ना करें, ड्यू डिलिजेंस करें, अपनी साइबर हाइजीन अडॉप्ट करें। आज क्या है ना, लोगों को लगता है कि साइबर सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेवारी है। सॉरी, आज साइबर सिक्योरिटी हमारी जिम्मेवारी है। वी आर ऑल बिग लिंक्स इन अ साइबर सिक्योरिटी चेन, और जो चेन है उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग है जितनी इसकी सबसे कमजोर कड़ी। लिहाजा वी हैव टू प्रॉमिस आवरसेल्व्स कि हम ये साइबर सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी ना बने, साइबर रेजिलियंस को जीवन का हिस्सा बनाए। मतलब मान के चलिए अटैक तो होगा ही, तो इंपॉर्टेंट इशू ये नहीं कि मुझ पर आक्रमण हुआ, इंपॉर्टेंट इशू ये है कि मैं कितनी जल्दी वापस पुनः नॉर्मलसी पर आ सकूं आफ्टर द अटैक। ये बुनियादी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, जो आप रोजमर्रा के जीवन में हिस्सा बना सकते हैं, तो काफी हद तक आप अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करेंगे एंड मोर सिग्निफिकेंटली यू विल आल्सो बी एबल टू हेल्प अदर्स। आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करना है लोगों को अपने एग्जाम्पल से। तो जब आप खुद ही अच्छी साइबर हाइजीन मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल करेंगे तो आपके परिवार मित्र, आपके मित्रगण, सारे लोग भी आपको देखा देखी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाएंगे। लेट्स ऑल जॉइन हैंड्स इन मेकिंग साइबर स्पेस फार मोर साइबर सिक्योर एंड साइबर रेजिलिएंट। आपने सर काफी चीजें जो भी बोली है, पॉइंट्स मेरे को खुद और 3-4 क्वेश्चन है, बट अभी के लिए मैं इस एपिसोड को खत्म करूंगा। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन मैं आपको इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आगे के एपिसोड्स में ऐसी कई सारी कहानियां हैं, कई सारे पहलू हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे मिथ्स एंड डाउट्स हैं लोगों के, जो मुझे लगता है सॉल्व करने बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें आप जैसे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट